हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? जैसे कि आप सबको पता है कि कौन सा सब्जेक्ट आज हम शुरू करने वाले हैं। पहले हमने प्लांट पैथोलॉजी को कवर कर लिया। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं सीड साइंस के साथ में। तो अगर आप लोग आ गए हो तो फटाफट से कमेंट सेक्शन में मुझे बता दो कि आप आ गए हो। इसके बाद में हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही ईजी टॉपिक, दैट इज सीड साइंस। ईजी टॉपिक क्या, बहुत ईजी सब्जेक्ट। हाँ जी, गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग। हेलो हेलो हेलो। ओके, सो सीड साइंस में आज हम लोग क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं उस बारे में बात कर लेते हैं। क्या क्या चीजें सीड साइंस में इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो बात कर लेते हैं। और किस किस टाइप के क्वेश्चन सीड में पूछे जाते हैं, ये बात आज कर लेते हैं। ठीक है, ओके जी, गुड इवनिंग गुड इवनिंग। तो सबसे पहले तो देखो, हमारा जो आज का टॉपिक रहने वाला है वो बहुत ही बेसिक सा टॉपिक है, जहां पे हम बात करेंगे सबसे पहले सीड साइंस क्या होता है, सीड की डेफिनेशन क्या है, फ्लावर बायोलॉजी क्या है, सीड के कंपोनेंट्स क्या है, अपेंडेजेस ऑफ सीड क्या है, और हम डिस्कस करेंगे कि ओव्यूल से रिलेटेड क्या क्या टर्म्स हैं या क्या क्या चीजें हैं जिनके मीनिंग्स हमें पता होने चाहिए। ओके, सो ये हमारा आज का टॉपिक रहने वाला है। इसके अलावा हम लोग बात करेंगे आज पॉलिनेशन क्या होता है, एपोमिक्सिस क्या होता है, पार्थिनोकार्पी क्या होता है, सिंथेटिक सीड क्या होता है, मेच्योरिटी में फिजियोलॉजिकल मेच्योरिटी क्या होती है, और हार्वेस्टेबल मेच्योरिटी क्या होती है। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को एक चीज बताना चाहूंगी कि ये जो आपका सीड वाला पार्ट है ना, ये बहुत ही छोटा सा पार्ट है, बहुत ही बेसिक सा पार्ट है, और इसमें टोटली जो पेपर आता है वो बेसिक क्वेश्चन से ही आता है। तो अगर मैं आपको थोड़े से क्वेश्चंस की बात करूं, कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, ताकि आपको आइडिया लग जाए कि इस सब्जेक्ट में आपको किस किस चीज पे फोकस करना है, तो सबसे पहले मैं आपको बोलूंगी क्लासेस ऑफ सीड। क्लासेस ऑफ सीड में जैसे कि आपको पता है कि आप सब पढ़ते होंगे, सबने सुने होंगे ये नाम, न्यूक्लियस सीड, फाउंडेशन सीड या ब्रीडर सीड, सर्टिफाइड सीड, ये नाम सबने सुने होंगे। तो सबसे पहले तो क्लासेस ऑफ सीड में क्वेश्चन आता है टैग कलर पे, टैग साइज पे, ठीक है, और सीक्वेंस पे। सीक्वेंस मतलब कि प्रोजनी पे क्वेश्चन आता है, जैसे कि कौन सा सीड किसकी प्रोजनी है, किसके बाद कौन सा सीड बनता है। और एक क्वेश्चन यहां से आता है कि कौन इसको बनाता है, यानी कि प्रोड्यूस्ड बाय। ठीक है, तो क्लासेस ऑफ सीड बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा कितनी जनरेशन का सिस्टम इंडिया में फॉलो किया जाता है, कौन कौन से सीड इंडिया में फॉलो किए जाते हैं, या कौन सा सिस्टम फॉलो किया जाता है। सीड साइंस से कोई भी एग्जाम दे लो, यहां से क्वेश्चन जरूर आता है, जरूर आता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब ये वाला पार्ट कवर करेंगे, आपको टेबल्स भी दूंगी, आपको प्रॉपर सारी चीजें प्रॉपर वे में बताऊंगी। ठीक है, तो एक तो ये वाला जो पोर्शन है इसको हम पक्का कर लेंगे। ठीक है, दूसरा, अगर हम सीड की बात करें तो वहां से ऑर्गेनाइजेशंस, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन का क्या फुल फॉर्म है, जैसे ISTA की बात कर लो, कौन से साल में वो पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन आपकी आई, या कौन सा साल उसके साथ में एसोसिएटेड है। तो ऑर्गेनाइजेशन के अगेन जो फुल फॉर्म्स हैं और जो ईयर हैं, ये आपसे जनरली पूछे जाते हैं। या फिर अकॉर्डिंग टू किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, जैसे जर्मिनेशन टेस्ट है, उसमें कितने नंबर ऑफ सीड्स रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो जो नंबर ऑफ सीड्स पूछे जाते हैं, जैसे जर्मिनेशन टेस्ट के लिए मिनिमम कितने रखने चाहिए, ये वाली चीज भी यहां से क्या है, इंपॉर्टेंट है। तीसरी बात करते हैं, कुछ आपके पास में
सीड स्टैंडर्ड्स हैं। सीड स्टैंडर्ड्स में हम लोग बात करते हैं, जैसे कि आपने सुना होगा आइसोलेशन डिस्टेंस। थोड़ा सा आइसोलेशन डिस्टेंस का ऐसा रहता है कि नंबर आपको लगता है कैसे याद करेंगे, जैसे कहीं पे सेल्फ पॉलिनेटेड में 3 मीटर दिया है, कहीं पे कितना मीटर दिया है, तो वो जो टेबल है ना वहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, लेकिन क्वेश्चन आते हैं सिर्फ इंपॉर्टेंट जो आपकी क्रॉप्स हैं वहां से। तो ये जो आइसोलेशन डिस्टेंस है सीड स्टैंडर्ड में अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है। जेनेटिक प्योरिटी, न्यूक्लियर सीड की कितनी है, फाउंडेशन सीड की कितनी है, ब्रीडर सीड की कितनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा जाता है। इसके अलावा अगर हम सीड स्टैंडर्ड्स की बात करें तो कोई मेजर वीड अगर बोला है, जो आप एग्रोनॉमी में कवर कर लेते हो कि किसी सीड का कोई मेजर वीड है, तो वो आपको पता होना चाहिए कि किसी सीड में कौन सा मेजर वीड है। तो ये कुछ हमारे पास में टॉपिक है जहां से क्वेश्चन आपको पूछा ही जाता है, आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा जैसे कि जर्मिनेशन परसेंट किसका कितना है, सीड का किसका कितना जर्मिनेशन परसेंट है। एक और चीज जैसे कि सीड मल्टीप्लिकेशन रेशियो, ये सारी चीजें हम पढ़ने वाले हैं, पर पहले मैं आपको इसलिए बता रही हूं सो दैट आपको आइडिया रहे कि आपको इसको कैसे कवर करना है। सीड मल्टीप्लिकेशन रेशियो हमें पता होनी चाहिए। सीड रेप्लिकेशन रेशियो SRR, तो ये हमें पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको सीड स्टैंडर्ड से पता होने चाहिए। कुछ चीजें हैं जो प्रीवियस ईयर में आपके AFO के एग्जाम में पूछी जा चुकी हैं, तो ये हमें बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि किसमें क्या होता है, ठीक है। इसके अलावा आपने सुना है मॉइस्चर कंटेंट, किसमें कितना मॉइस्चर कंटेंट है, ये भी पूछा जाता है। या फिर जैसे ऑर्थोडॉक्स सीड है, रिकैल्सिट्रेंट सीड है, कैसे सीड्स को क्लासिफाई किया जाता है। अगला क्या है, क्लासिफाई कैसे करेंगे सीड्स को, जैसे कि ऑन द बेसिस ऑफ मॉइस्चर स्टोरेज के टाइम पे, जैसे ऑर्थोडॉक्स सीड सुने होंगे, रिकैल्सिट्रेंट सीड सुने होंगे। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो है सीड डोरमेंसी का, जो है सीड डोरमेंसी का, जिसमें जैसे आपके कुछ टर्म्स आती हैं, फॉर एग्जाम्पल स्कैरिफिकेशन है, अभी डरना नहीं है, बहुत इजी सब्जेक्ट है। स्ट्रेटिफिकेशन है, ठीक है, स्कैरिफिकेशन है, स्ट्रेटिफिकेशन है, डायरेक्ट इससे स्टेटमेंट्स आती हैं, डायरेक्ट पूछा जाता है कि कौन कौन सी प्रोसेस में क्या क्या होता है। इसके अलावा अगर किसी पर्टिकुलर क्रॉप में कोई पर्टिकुलर ट्रीटमेंट किया जाता है या कोई ट्रीटमेंट किया जाता है, तो यहां से भी आपका डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कि किस क्रॉप में क्या ट्रीटमेंट किया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं सीड वायबिलिटी टेस्ट की, सीड टेस्ट की, जिसमें आपने सबसे कॉमन सुना होगा TZ या टेट्राजोलियम टेस्ट, लेकिन हम यहाँ पे सब टेस्ट कवर करेंगे। गाडा टेस्ट है, बाकी के जो जो टेस्ट हैं वो सारे हम कवर करेंगे। तो यहां से जो सीड टेस्ट है वहां से भी बहुत कॉमन क्वेश्चन है जो आपका एग्जाम में पूछा जाता है। ये ओवरव्यू मैं आपको इसलिए दे रही हूं क्योंकि अभी हमने सब्जेक्ट शुरू करना है। अगर आपको पता रहेगा कि ये टॉपिक सबसे स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स हैं और इन्हीं टॉपिक्स पे हम फोकस करने वाले हैं, तो आपके लिए भी चीजें इजी हो जाएंगी। अब देखो, ये सब्जेक्ट उतना बड़ा नहीं है कि आप इस पे बहुत ज्यादा टाइम लगा के इसको कवर करो। बहुत सारी चीजें इसमें फैक्ट बेस्ड है, बहुत सारी चीजें वन लाइनर्स हैं, बहुत सारी चीजें डायरेक्ट हैं। लेकिन जब मैं आपको कवर करवा रही हूं तो मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि मैं आपको ये जितने भी टॉपिक मैंने यहाँ पे बताए हैं शुरू से लेके एंड तक बिल्कुल इजी वे में कराऊं। तो आज के टॉपिक में आज तो हम बेसिक सब चीजें पढ़ेंगे,
लेकिन इसके बाद में जो आपके 3 लेक्चर्स होंगे, उन लेक्चर्स में जितने भी टेबुलर फॉर्म्स हैं, जहां से भी क्वेश्चंस आते हैं, चाहे जर्मिनेशन की बात कर लो, चाहे डॉर्मेंसी की बात करो, चाहे फील्ड स्टैंडर्ड्स की बात कर लो, ये सारी चीजें मैं आपको बिल्कुल इजी वे में, कॉम्पैक्ट वे में करवाऊंगी। और आप देखोगे कि इन्हीं 8-10 घंटों के अंदर हम अपने 3 से 4 क्वेश्चंस पक्के कर लेंगे एग्जाम्स के। मतलब अभी एफओ की बात कर रही हूं, लेकिन अब अगर आपने कोई और भी एग्जाम्स देने होंगे तो उनसे भी यही इसी टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं। ये सारी चीजें हम कंप्लीट कर लेंगे, पूरी पक्की कर लेंगे। इसीलिए मैंने आपको बोला था कि पहले एक टफ सब्जेक्ट, टफ मतलब कि थोड़ा सा जो आपको कॉम्प्लिकेटेड लगता है सब्जेक्ट, वो कवर कर लिया। अब बीच में हम थोड़ा सा इजी सब्जेक्ट को पकड़ रहे हैं, इसके बाद हम दोबारा से एंटो सब्जेक्ट पे आ जाएंगे। ठीक है, तो ये जो आपका पूरा टॉपिक है बहुत आराम से, क्योंकि हम 2 घंटे पढ़ा रहे हैं, 2.5 घंटे भी कई बार क्लास को हो जाते हैं, आराम से हमारा 3-4 दिन के अंदर ये सारे टॉपिक्स बहुत आराम से कवर हो जाएंगे। मानते हो ना ये बात? बाकी चीजें आपने भी कुछ ना कुछ सीड के बारे में अभी तक पढ़ के रखी होंगी। तो चलो अब हम अपना टॉपिक को शुरू कर देते हैं। मैंने आपको एक ओवरव्यू दे दी है, और हाँ, ये जो भी टॉपिक्स मैंने लिखे हैं यहां से प्रीवियस ईयर में एएफओ के एग्जाम में क्वेश्चन आ चुके हैं, इसीलिए आपको ये सारे टॉपिक्स बताए। और मैं आपको एक और चीज भी यहाँ क्लियर कर देती हूँ, ये जो क्लासेस ऑफ सीड वाला टॉपिक है ना, इससे हर एक एग्जाम में क्वेश्चन आता है, चाहे वो साइज पे आए, चाहे वो कलर पे आए, चाहे वो प्रोजनी पे आए, लेकिन क्वेश्चन आपको हमेशा मिलेगा इस टॉपिक से। ठीक है, तो ये अगेन एक टेबल से बहुत इजी वे में हम पढ़ेंगे जब भी हम टॉपिक को कवर करेंगे। अभी के लिए हमारा जो टॉपिक है वो है बेसिक्स टॉपिक। अब हम बात करेंगे सीड साइंस के बारे में, और मैं चाहती हूं कि जब हम ये टॉपिक के बारे में पढ़े या डिस्कशन करें तो आपकी तरफ से भी मुझे इक्वल आंसर्स मिले, या रिस्पॉन्स मिले, या सपोर्ट मिले, क्योंकि ये ऐसा सब्जेक्ट है जो मैक्सिमम बच्चों ने पढ़ के रखा है, और मैक्सिमम बच्चों को कुछ ना कुछ हर एक टॉपिक के बारे में जरूर पता होगा। मतलब कि जैसे हॉर्टिकल्चर के सीड्स ले लो, सीरियल क्रॉप के सीड्स ले लो, बहुत सारी चीजें यहाँ कवर होंगी। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि मैम पर्टिकुलर क्रॉप का सीड प्रोडक्शन कवर करें, इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन के टॉपिक्स मैंने बता दिए। हाँ, जहां पे प्रोसेसेस आती है कि किस क्रॉप में क्या प्रोसेस होती है, वो सारी चीजें आप एग्रोनॉमी में कवर कर लेते हो। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा मेन फोकस रहेगा वो सीड के इन टॉपिक्स पे रहेगा। क्लियर है बेटा सबको? चलिए, वैसे तो सीड में अगर आप पढ़ने लगोगे तो बहुत सारे टॉपिक्स हैं जहां से क्वेश्चन आते हैं ना, शॉर्ट और पता है कि ये ही टॉपिक्स है, तो ये सारे आइडेंटिफाई करके मैंने आपको टॉपिक्स बता दिए। अब हम बात करेंगे सबसे पहले सीड साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में। तो सीड साइंस एंड टेक्नोलॉजी में हम क्या क्या पढ़ते हैं? सीड साइंस में सिर्फ ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने एक स्ट्रक्चर पढ़ लिया और सीड साइंस खत्म हो गया। नो, सीड साइंस में हम पढ़ते हैं कि सीड्स का क्या स्ट्रक्चर है, कैसे सीड डेवलप होता है, कैसे सीड की प्रोसेसिंग की जाती है, कैसे सीड स्टोरेज में जाएगा, जितनी भी चीजें हैं, चाहे सीड की डेवलपमेंट है, चाहे सीड की प्रोडक्शन है, चाहे सीड का इवेल्युएशन है, या सीड्स का प्रिजर्वेशन है, ये सारी चीजें हम सीड साइंस में पढ़ते हैं। तो जब हम पढ़ेंगे इन सारी चीजों को, आप देखोगे हर एक एस्पेक्ट पे हम कुछ ना कुछ बात अपने कोर्स में यहाँ पे जरूर करेंगे। तो सीड साइंस में हमने बोला कि एग्रीकल्चर में सीड साइंस एंड टेक्नोलॉजी का मतलब है सीड प्रोडक्शन को, सीड इवेल्युएशन को, सीड प्रिजर्वेशन को जानना, ताकि अच्छा क्वालिटी या हाई क्वालिटी प्लांटिंग मटेरियल हमें मिल सके क्रॉप प्रोडक्शन के लिए। तो यहां पे जब हम क्रॉप प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, हाई क्वालिटी मटेरियल की, तो सीड साइंस में कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिसके बारे में आप पढ़ते हो, या क्या क्या चीजें ब्रॉडली मैं बोलूं सीड साइंस में आती है? सबसे पहले तो सीड बायोलॉजी। सीड बायोलॉजी का मतलब है कैसे सीड बन रहा है, फ्लावर का स्ट्रक्चर क्या है, प्लेसेंटेशन, अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल क्या है, सीड क्या है, ये सारी चीजें आपकी सीड बायोलॉजी में आती हैं। दूसरा सीड प्रोडक्शन, कि सीड अलग अलग क्रॉप्स में कैसे प्रोड्यूस हो रहा है, कैसे बन रहा है। देन सीड प्रोसेसिंग, कि कैसे सीड्स को प्रोसेस किया जाता है फर्दर।
देन सीड क्वालिटी कंट्रोल। अब आपको पता है बहुत सारे स्टैंडर्ड्स हैं या बहुत सारे सीड क्वालिटी कंट्रोल के हमारे पास में ऑर्गेनाइजेशंस हैं, मेथड्स हैं। वो सारी चीजें कैसे क्वालिटी मेंटेन करनी है, कैसे क्वालिटी कंट्रोल है, क्या क्या स्टैंडर्ड्स हैं, ये सारी चीजें हम कहाँ पढ़ते हैं, सीड क्वालिटी कंट्रोल में पढ़ते हैं। एंड लास्ट वन इज सीड स्टोरेज, कि कैसे सीड को स्टोर किया जाता है अलग अलग रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली। तो ये ब्रॉडली कुछ क्लासिफिकेशन है कि इसके अंदर क्या क्या चीजें आती हैं या क्या क्या चीजें कवर होती हैं। सबसे पहले हम किसकी बात कर रहे हैं, फ्लावर की बात कर रहे हैं। यहां पे फ्लावर बायोलॉजी की अगर हम बात करें या फ्लोरल बायोलॉजी की बात करें, यानी कि फ्लावर के बारे में जानना, तो सबसे पहले तो आपको पता है फ्लावर बायोलॉजी से रिलेटेड एक टर्म दैट इज इनफ्लोरेसेंस। अब सबको पता होगा इनफ्लोरेसेंस क्या होता है, अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन फ्लोरल एक्सिस, कि फ्लोरल एक्सिस पे फ्लावर्स का अरेंजमेंट क्या है उसको इनफ्लोरेसेंस बोलते हैं। अब आप बोलोगे कि मैम आपने यहाँ पे इनफ्लोरेसेंस क्यों बताया, हम तो सीड की बात कर रहे हैं। आपको पता है जो सीड होता है वो फ्लावर से बनता है, कैसे बनता है वो हम बात करेंगे। तो इसीलिए यहाँ पे सबसे पहले हमने क्या शुरू किया, फ्लोरल बायोलॉजी, और सबसे पहले यहाँ पे लिखा है अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स ऑन फ्लोरल एक्सिस, जिसको हम क्या बोल देते हैं, इनफ्लोरेसेंस। अब आप लोगों ने एग्रोनॉमी सब्जेक्ट पढ़ा होगा और अलग अलग क्रॉप की, और हॉर्टिकल्चर भी पढ़ा होगा, अलग अलग क्रॉप की अलग अलग इनफ्लोरेसेंस पढ़ी होगी, है ना। जैसे कहीं पे आपने स्पेडिक्स पढ़ा होगा, कहीं पे रेसिमोस पढ़ा होगा, कहीं पे साइमोस पढ़ा होगा, ऐसे ऐसे पढ़े होंगे। तो ये वाला पार्ट तो आपने अपना एग्रोनॉमी में और हॉर्टिकल्चर में कवर कर लिया होगा। अब यहाँ पे देख लेते हैं, मैंने एक सिंपल सा टेबल दिया है, नंबर ऑफ ऑप्शंस या नंबर ऑफ क्रॉप्स बहुत ज्यादा हैं, लेकिन मैंने सिंपल सा एक टेबल दे दिया है जिसको आप देख सकते हैं। जैसे कि रेसीम की बात करें, रेडिश में है, मस्टर्ड में है। स्पाइक की बात करें, वीट है, बार्ले है, ओट्स है, सोरगम है। आपको पता है वीट में बोल देते हैं स्पाइक ऑफ स्पाइकलेट्स। तो वो जो स्पाइक ऑफ स्पाइकलेट्स है या स्पाइक है, उसी को कई बार बोल दिया जाता है कंपाउंड स्पाइक। ठीक है, तो कंपाउंड स्पाइक है या स्पाइक है, वो आपका किस में आता है, वीट में आता है। कैटकिन्स की बात करें, मलबरी है, ओक है। स्पेडिक्स की बात करें, मेज में। कोरिम्ब की बात करें, कॉलीफ्लावर में। अनियन में अंबल है। कंपाउंड अंबल की बात करें, जैसे कैरेट है, कोरिएंडर है, फेनल है, क्यूमिन है। कैपिटुलम बहुत कॉमन आपने सुना होगा, जैसे कि सनफ्लावर होता है, सनफ्लावर का जो हेड होता है उसको कैपिटुलम बोलते हैं। तो वो जो हेड होता है ना, उसमें क्या होता है, बहुत सारे छोटे 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 फ्लावर्स होते हैं, और वो जो मल्टी फ्लावर्स हैं वो क्या करते हैं, एक हेड में पाए जाते हैं, जिसको हम कैपिटुलम बोल देते हैं, और उसमें बहुत सारे सीड्स बनते हैं। सेम चीज आप देखोगे मैरीगोल्ड में, है ना। तो मैरीगोल्ड में भी सेम ही चीज है। अब सनफ्लावर में आप देखोगे जो बाहर के येलो पेटल्स हैं वो क्या करते हैं, पॉलिनेटर्स को अट्रैक्ट करते हैं, और वो जो येलो पेटल्स है ना, उनका कोई बहुत ज्यादा रोल नहीं है। क्या रोल है, पॉलिनेटर्स को अट्रैक्ट करना। लेकिन जो बीच वाले आपके मेन जो फ्लावर्स हैं वो क्या करते हैं, वहीं पे पॉलिनेशन होती है, वहीं पे फर्टिलाइजेशन होती है, वहीं पे सीड सेट होता है। रिप्रोडक्शन में रोल की बात कर रही हूं। तो पेटल्स का काम क्या होता है, वो कलरफुल होते हैं, ब्राइट होते हैं। तो उन पेटल्स का काम होता है कि उनको पॉलिनेटर्स को अट्रैक्ट करना है। तो उनका ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल है पॉलिनेटर्स को लेके आने का। तो यहाँ पे कैपिटुलम बता दिया, जैसे कि सनफ्लावर है, मैरीगोल्ड है, इनमें कैपिटुलम है। नेक्स्ट, मिक्स्ड इनफ्लोरेसेंस की बात करें, जैसे कि स्पेडिक्स आपके मिक्स स्पेडिक्स बनाना में पाई जाती है, साइमोस रेसीम आपकी ग्रेप्स में पाई जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं अब फ्लावर के बारे में। अब देखो, एक फ्लावर का स्ट्रक्चर तो सबको पता होगा। कोई यहाँ पे है बेटा जिसको फ्लावर का बेसिक स्ट्रक्चर नहीं पता, तो एक बार बता दो। नहीं भी पता होगा कोई बात नहीं, डिस्कस तो हमने करना ही है, फिर भी एक बार बता दो। कोई ऐसा है किसी और स्ट्रीम से जिसको नहीं पता फ्लावर क्या होता है, कैसा होता है, तो बताइए। है कोई ऐसा? डिस्कस तो हम सारा ही करेंगे, बोलो भाई, है कोई ऐसा? चलिए, तो अब हम फ्लावर की बात करते हैं। ये देखो, ये क्या है, एक पूरा फ्लावर है। इस फ्लावर में आप देखोगे अलग अलग प्लांट पार्ट्स हैं, और इन प्लांट पार्ट्स में
मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स भी हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स भी हैं, और बाकी के पार्ट्स भी हैं। कैसे देखेंगे? सबसे पहले तो अगर आप देखेंगे, ये जो आपको बाहर के येलो कलर के दिखाई दे रहे हैं, ये बेसिकली क्या है? ये है पेटल्स। और ये पेटल का काम क्या होता है? ये बेसिकली ब्राइट होते हैं ना, तो ब्राइट होते हैं इसीलिए ये क्या करते हैं? पॉलिनेटर्स को अट्रैक्ट करते हैं। ये ब्राइट होते हैं तो ये क्या करते हैं? पॉलिनेटर्स को अट्रैक्ट करते हैं, जैसे कि बीज को, बटरफ्लाई को, ठीक है, बीज को एंड बटरफ्लाई को, ठीक है। दूसरा, अगर आप यहां पे देखेंगे, जो आपको ग्रीन कलर के आउटर वॉल्स दिख रहे हैं, तो ये हमारे पास में क्या है? सेपल। सेपल का काम क्या होता है? ये जो फ्लावर बड है, इसको ये क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है। तो सेपल का काम क्या है? कि फ्लावर बड को प्रोटेक्ट करना। तो हमने पेटल भी जान लिया और हमने सेपल भी जान लिया। अब जानते हैं ये जो डंडा जैसा है, ये है पेडिसल, इसी को बोला जाता है स्टेम। तो पेडिसल का काम क्या होता है? कि जो भी वाटर या फूड है वो फ्लावर को प्रोवाइड करना। तो पेडिसल का काम क्या है? जो भी वाटर है, फूड है, वो ये फ्लावर को प्रोवाइड करता है। आगे देखें, ये जो बीच वाला पार्ट है इसको बोलते हैं रिसेप्टेकल। ये क्या करता है? फ्लावर हेड को सपोर्ट करता है, फ्लावर हेड को सपोर्ट करता है। चलो, ये पार्ट्स तो हमने जान लिए। अब आते हैं मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स पे एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स पे। तो जब भी मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की बात करते हैं तो स्टेमन, स्टेमन में क्या क्या पाया जाता है? ये जो पूरा है इसको स्टेमन बोलेंगे। एंथर एंड फिलामेंट। स्टेमन में क्या पाया जाता है? एंथर एंड फिलामेंट। तो ये स्टेमन में पाए जाते हैं, एंथर एंड फिलामेंट, ठीक है। तो ये क्या है? मेल पार्ट है, बेसिकली क्या है? मेल पार्ट है। फीमेल पार्ट का आप सबने सुना होगा, तीन मेन चीजें, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। अब आप सबको एक बात पता होगी कि जब भी पॉलिनेशन होती है तो ये जो पॉलन ग्रेन है ये स्टिग्मा पे लैंड करता है ना? स्टिग्मा पे लैंड करेगा और फिर स्टाइल के थ्रू, स्टाइल क्या है? एक ट्यूब है, स्टाइल के थ्रू कहां चला जाता है? ओवरी तक चला जाता है। अब आप सबको एक और बात पता होगी कि जब हम बात करते हैं, जस्ट अ मिनट, जब हम बात करते हैं यहां से ओवरी की, तो ओवरी बेसिकली क्या बनाता है? फ्रूट बनाता है। जबकि अगर आप बात करोगे इसके अंदर जो छोटे छोटे स्ट्रक्चर होते हैं जिसको हम ओव्यूल बोलते हैं, तो ओव्यूल क्या बनाता है? सीड बनाता है। यहां तक सबको क्लियर? ओवरी फ्रूट बनाता है, ओव्यूल क्या करता है? सीड बनाता है। स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी गाइनोशियम के पार्ट हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। अब यहां से यहां तक सबको समझ में आया? अब देखो, जब भी किसी फ्लावर में स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी यानी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, पेटल, सेपल, जब किसी भी फ्लावर्स में सारे पार्ट्स प्रेजेंट होंगे तो इसको बोला जाता है कंप्लीट फ्लावर। तो बोला जाता है कंप्लीट फ्लावर, या फिर बोल दिया जाता है परफेक्ट फ्लावर, या फिर बोल दिया जाता है परफेक्ट फ्लावर। जब सारे के सारे पार्ट्स प्रेजेंट होंगे, गाइनोशियम भी है, एंड्रोशियम भी है, सेपल भी है, पेटल भी है, जब सारी चीजें प्रेजेंट होंगी तो इसको पर्टिकुलरली क्या बोल दिया जाता है? कंप्लीट फ्लावर बोल दिया जाता है, जब चार के चार पार्ट्स होंगे। जब भी कोई भी एक पार्ट मिसिंग होगा, एनी वन पार्ट इज मिसिंग, कोई भी एक पार्ट मिसिंग होगा तो इसको बोल दिया जाता है इनकम्प्लीट फ्लावर। तो क्या बोल देंगे? इनकम्प्लीट फ्लावर। तो क्या बोल देंगे? इनकम्प्लीट फ्लावर, ठीक है जी, ओके। अब ये जो परफेक्ट फ्लावर होता है, आगे लिखती हूं,
ये जो परफेक्ट फ्लावर होता है, बेसिकली परफेक्ट फ्लावर का मतलब होता है कि मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स दोनों होंगे। जिस फ्लावर में मेल और फीमेल दोनों पाए जाते हैं उसको हम परफेक्ट फ्लावर बोल देते हैं। और जहां पे सिर्फ और सिर्फ मेल फ्लावर पाया जाएगा उसको हम स्टेमिनेट फ्लावर बोल देते हैं। जिसमें सिर्फ मेल होगा उसको हम बोलते हैं स्टेमिनेट फ्लावर, और जहां पे सिर्फ फीमेल होगा उसको हम बोल देते हैं पिस्टिलेट। उसको हम क्या बोल देते हैं? पिस्टिलेट। क्लियर है यहां तक? तो फ्लावर बायोलॉजी में हमने बेसिकली पढ़ा कि जहां पे सारे के सारे पार्ट्स प्रेजेंट होंगे, 4 के 4, उसको हम बोल देंगे कंप्लीट फ्लावर। कोई भी एक पार्ट मिसिंग होगा तो बोलेंगे इनकम्प्लीट फ्लावर। जब भी मेल और फीमेल ऑर्गन दोनों किसी फ्लावर में पाए जाएंगे तो बोलेंगे परफेक्ट फ्लावर। अगर सिर्फ और सिर्फ मेल फ्लावर प्रेजेंट है तो बोलेंगे स्टेमिनेट, और अगर सिर्फ और सिर्फ फीमेल है तो हम क्या बोल देंगे? पिस्टिलेट। ये चीज सबको समझ में आई? फटाफट से मुझे बता दो अगर क्लियर है तो। यहां तक क्लियर है? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो, यहां तक हमने बात कर ली। अब ओव्यूल के बारे में थोड़ी सी 2-4 चीजें हैं जो मैं आपको बता देती हूं, डिटेल में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है? अब जब भी हम स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल की बात करते हैं या सीड की बात करते हैं, क्या आपको पता है सीड कैसे बनता है? 2 प्रोसेसेस से मिलके। एक तो होता है बेटा पॉलिनेशन, एक प्रोसेस होता है पॉलिनेशन की पॉलन लैंड कर रहा है, दूसरा प्रोसेस होता है फर्टिलाइजेशन। दूसरा प्रोसेस क्या होता है? फर्टिलाइजेशन। तो जब भी हम सीड की बात करते हैं, आपने कुछ ऐसा जैसा स्ट्रक्चर देखा होगा ओव्यूल का, ठीक है? तो ओव्यूल के स्ट्रक्चर में आपने देखा होगा कि इस तरह से एक पोर्शन पाया जाता है, देखा है, और एक क्लोज्ड एंड पाया जाता है, और एक एंड होता है जो ओपन एंड होता है। एक एंड होता है जो ओपन एंड होता है। और यहां पे आपने सुना होगा कि एग सेल पाया जाता है। यहां पे आपने सुना होगा कि एग सेल पाया जाता है। पूरे के पूरे को अगर हम बोलें तो एम्ब्रियो बोल देते हैं, ठीक है? तो यहां पे अगर ओव्यूल के स्ट्रक्चर की बात करें, सबसे पहले हमने क्या बोला कि ओव्यूल के स्ट्रक्चर में कुछ चीजें पाई जाती हैं, जैसे कि सबसे पहले ये जो बॉडी ऑफ ओव्यूल है, बॉडी ऑफ ओव्यूल है, इसको बोल दिया जाता है क्या? न्यूसेलस। बॉडी ऑफ ओव्यूल को क्या बोला जाता है? न्यूसेलस। लिख लो इस पॉइंट को, बॉडी ऑफ ओव्यूल को क्या बोला जाता है? न्यूसेलस। कवरिंग को, इसकी जो कवरिंग है इसको बोला जाता है इंटेग्यूमेंट। कवरिंग ऑफ ओव्यूल, कवरिंग ऑफ ओव्यूल इज कॉल्ड इंटेग्यूमेंट। कवरिंग ऑफ ओव्यूल इज कॉल्ड इंटेग्यूमेंट, ठीक है? तो बॉडी ऑफ ओव्यूल, इसको हमने क्या बोल दिया? न्यूसेलस। और कवरिंग को हमने क्या बोल दिया? इंटेग्यूमेंट बोल दिया। यहां तक सबको क्लियर है? अब यहां पे ये जो ओपन एंड है इसको बोला जाता है माइक्रोपाइल रीजन। ये जो ओपन एंड है इसको क्या बोला जाएगा? माइक्रोपाइल रीजन। और ये जो क्लोज्ड एंड है इसको बोला जाता है चलाजा। ये जो क्लोज्ड एंड है इसको बोला जाता है चलाजा। अब एक स्टॉक होती है जिससे कि ये अटैच्ड होता है, एक स्टॉक होती है जिससे कि ये अटैच होता है, उस स्टॉक को बोला जाता है फ्यूनिकल। उस स्टॉक को बोला जाता है फ्यूनिकल, ठीक है? यहां तक क्लियर है? ये जो बीच वाला सेल है इसको बोला जाता है एग सेल। बीच वाला जो सेल है इसको बोला जाता है एग सेल, ठीक है? यहां तक क्लियर?
ओके, और जिसमें ये होगा इसको बोला जाएगा एम्ब्रियोसैक, इसको बोला जाएगा एम्ब्रियोसैक। एम्ब्रियोसैक में ये जो सेल होगा इसको क्या बोल देंगे, एग सेल। तो यहां पे जो भी मेल गैमीट है वो क्या करेगा, आएगा और एग सेल के साथ फ्यूज हो जाएगा और अल्टीमेटली ये जो ओव्यूल है ये क्या करता है, सीड बनाता है, और जो बाहर की ओवरी है वो क्या करती है, फ्रूट फॉर्मेशन करती है। यहां तक समझ में आया? हाँ जी, क्या बोल रहे हैं? यहां तक समझ में आया सबको? ओव्यूल का पता चल गया? चलिए, हाँ आपने सुना होगा सिनर्जिड्स भी होते हैं, कुछ एंटीपोडल सेल्स भी होते हैं, है ना? ये हमें पता चल गया। हमने थोड़ा सा ओव्यूल का स्ट्रक्चर जान लिया, क्योंकि बेसिक जानना जरूरी है। जब हम बात करें कि सीड में क्या होता है, बेसिकली पॉलिनेशन हो रही है, फिर फर्टिलाइजेशन हो रही है, तब जाके सीड बन रहा है, इसीलिए बेसिक्स हमें यहाँ पे जानने जरूरी थे। अभी हम और भी बात करेंगे। तो यहाँ पे हमने बात कर ली कि कैसे हमारे पास में सीड बन रहा है। अब क्योंकि हम फ्लोरल बायोलॉजी ही पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे अब वेजिटेटिव प्रोपेगेशन की बात कर लेते हैं। देखो, जैसे कि अंडरग्राउंड स्टेम्स आपने सुना होगा, जैसे कि पोटैटो में ट्यूबर प्रेजेंट होता है, अनियन एंड गार्लिक में बल्ब प्रेजेंट होते हैं, जिंजर और टर्मरिक में राइजोम्स प्रेजेंट होते हैं, और कोलोकेशिया में कॉम प्रेजेंट होते हैं। ये सबने एग्जांपल्स देखे होंगे बेटा, सबने एग्जांपल्स पढ़े होंगे। रनर्स जो होते हैं वो दूब ग्रास में प्रेजेंट होते हैं, स्ट्रॉबेरी में प्रेजेंट होते हैं। सकर्स क्राइसेंथेमम में प्रेजेंट होते हैं, बनाना में प्रेजेंट होते हैं। स्टोलन्स स्ट्रॉबेरी में प्रेजेंट है, जैस्मिन में प्रेजेंट है, मिंट में प्रेजेंट है, और ऑफसेट्स पिस्ता में प्रेजेंट है और इकॉर्निया में प्रेजेंट है। आप सबने कहीं ना कहीं एग्जाम्पल्स पढ़े हैं, रिलेटेबल एग्जाम्पल्स हैं। मैंने जस्ट आपके रिवीजन के लिए कुछ चीजें ऐड कर दी हैं यहाँ पे, जबकि आई नो आपने ये चीजें और हॉर्टिकल्चर में भी पढ़ी होंगी और क्रॉप्स में भी पढ़ी होंगी। तो अब हमने जान लिया कि कहां पे क्या चीज प्रेजेंट है, या वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कहां होता है। तो ये सारा फ्लोरल बायोलॉजी में आता है या बायोलॉजी में आता है सिंपली। अब ब्रॉडली अगर हम बात करें एक टॉपिक की, जहां पे हम बात करते हैं, आपने सुना होगा कि पॉलिनेशन की अभी हम बात कर रहे हैं, तो पॉलिनेशन के बेसिस पे 3 टाइप की क्रॉप्स होती हैं, सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेटेड एंड ऑफन क्रॉस पॉलिनेटेड। ठीक है, अच्छा क्या करना है बेटा, सीड वाला रिपीट, ठीक है मैं कर दूंगी, थोड़ी देर रुक जाओ, सीड वाला रिपीट कर दूंगी, थोड़ी देर रुक जाओ, ठीक है, ये पार्ट खत्म करने दो फ्लोरल बायोलॉजी वाला, फिर दोबारा से एक पूरा रिवीजन दे दूंगी। तो सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप्स में क्या होता है, अप टू 5% पॉलिनेशन होती है। नेक्स्ट क्रॉस पॉलिनेशन होती है, यानी कि जो सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप्स हैं जिनमें खुद में ही पॉलिनेशन हो रही है, उनमें ज्यादातर सेल्फ पॉलिनेशन होगी, सिर्फ 5% तक ही क्रॉस पॉलिनेशन होगी। तो पहला पॉइंट क्या है कि जो सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप्स होती हैं उनमें अप टू 5% क्रॉस पॉलिनेशन होगी। दूसरा क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप्स, क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप्स में 5 to 10% सेल्फ पॉलिनेशन होती है। और अगर आप बात करो ऑफन क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप्स की, तो 5 से 30% क्रॉस पॉलिनेशन पाई जाती है। तो सेल्फ पॉलिनेटेड में 5% तक क्रॉस पॉलिनेशन होती है, हाँ जी राइस एग्जाम्पल है। क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप्स में 5 से 10% सेल्फ पॉलिनेशन होगी, और जो ऑफन क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप्स हैं उनमें 5 से 30% तक क्रॉस पॉलिनेशन होगी। यहां तक सबको क्लियर, यहां तक समझ में आया? अब बात करते हैं एग्जाम्पल्स के बारे में। तो कुछ एग्जाम्पल्स मैंने यहां पे दिए हैं, आप बहुत सारे अदर एग्जाम्पल्स में यहां ऐड कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप्स की बात करें, जैसे राइस है, पी है, तो ठीक है। ऑफन क्रॉस पॉलिनेटेड की बात करें एंड क्रॉस पॉलिनेटेड की बात करें, तो यहां पे आपके एग्जाम्पल्स दिए हैं, ठीक है, आप इसको एक बार देख सकते हैं। आगे बात करते हैं पॉलिनेटिंग एजेंट की। तो जब भी पॉलिनेशन विंड के थ्रू होता है तो बोला जाता है टर्म एनीमोफिली। जब भी पॉलिनेशन विंड के थ्रू होगा तो टर्म यूज की जाती है एनीमोफिली। जब भी इंसेक्ट के थ्रू होगा आप लोग बताएंगे क्या बोलते हैं,
एंटोमोफिली। जब भी पॉलिनेशन इंसेक्ट के थ्रू होगा तो टर्म क्या यूज की जाती है? एंटोमोफिली। जब भी वाटर के थ्रू होगा तो वाटर को हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोफिली। पानी के थ्रू होगा तो क्या बोलेंगे? हाइड्रोफिली। और जब बर्ड्स के थ्रू होगी तो बोलेंगे ऑर्निथोफिली। जब बर्ड्स के थ्रू होगा तो बोलेंगे ऑर्निथोफिली। नेक्स्ट, अगर बैट्स के थ्रू पॉलिनेशन होता है तो बोलते हैं चिरेप्टरोफिली। अगर बैट्स के थ्रू होगा तो बोलेंगे चिरेटरोफिली। अगर बीटल के थ्रू पॉलिनेशन होता है तो बोलेंगे कैंथेरोफिली। बीटल के थ्रू पॉलिनेशन को बोलते हैं कैंथेरोफिली। फ्लाइज के थ्रू पॉलिनेशन को बोलते हैं मायोफिली। फ्लाइज के थ्रू जो पॉलिनेशन है उसको बोलते हैं मायोफिली। बटरफ्लाई के थ्रू जो होगा उसको बोलेंगे साइकोफिली। और वैसे आंट्स के थ्रू अगर होगा तो बोलेंगे मायरमेकोफिली। तो इसमें से जो 2-3 है, जैसे कि एनिमोफिली है, एंटोमोफिली है, हाइड्रोफिली है, बर्ड्स के थ्रू है, बैट्स के थ्रू है, या फिर आंट्स के थ्रू है, ये जो मैंने टिक कर दिए ना, ये आपको पता होने चाहिए। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या चीजें हैं जहां पे किस किस एजेंट से पॉलिनेशन को क्या क्या बोला जाता है। डायरेक्ट फैक्ट्स हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन है, जैसा कि मैंने बोला, तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। अब कोई बोल रहे हैं कि मैम हमें दोबारा एक बार बता दो क्या क्या पढ़ा। चलो, क्या बोला कि इन्फ्लोरेसेंस क्या होता है? अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर की जब हम बात करते हैं उसको हमने इन्फ्लोरेसेंस बोला। देन हमने बात की फ्लावर के स्ट्रक्चर के बारे में, और हमने फ्लावर के स्ट्रक्चर में बोला कि गाइनोशियम वाला पार्ट फीमेल पार्ट होता है, एंड्रोशियम वाला पार्ट मेल पार्ट होता है। इसको स्टेमन बोलते हैं जब आप एंथर और फिलामेंट को इकट्ठे बात करोगे। ठीक है, तो जब आप एंथर और फिलामेंट की इकट्ठी बात करोगे तो इसको क्या बोलेंगे? हम स्टेमन बोलेंगे। अगर आप स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी की बात कर रहे हो तो इसको हम पिस्टिल बोलेंगे, जो फीमेल गाइनोशियम या फीमेल पार्ट है। देन हमने बोला कि जो ओवरी है वो फ्रूट में डेवलप होता है, जो ओव्यूल होता है वो सीड में डेवलप होता है, पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन से। अब हमने बोला कि फ्लावर में अगर सारी चीजें प्रेजेंट है तो कंप्लीट फ्लावर बोल दिया जाता है। अगर फ्लावर में कोई भी एक चीज एब्सेंट है तो इनकम्प्लीट फ्लावर बोल दिया जाएगा। अगर सिर्फ मेल पार्ट प्रेजेंट है तो इसको बोलेंगे हम स्टेमिनेट फ्लावर। अगर सिर्फ फीमेल पार्ट प्रेजेंट है तो पिस्टिलेट बोलेंगे। अगर मेल पार्ट भी है कि फ्लावर में और फीमेल पार्ट भी है तो परफेक्ट फ्लावर बोलेंगे, या इसी को बोला जाता है हर्मेफ्रोडाइट। इसी को क्या बोला जाता है? हर्मेफ्रोडाइट फ्लावर। ठीक है, इसी को क्या बोला जाएगा? हर्मेफ्रोडाइट फ्लावर। देन आगे बात करते हैं ओव्यूल के स्ट्रक्चर के बारे में। हमने बोला ये जो बॉडी ऑफ ओव्यूल है इसको बोलते हैं न्यूसेलस। इसकी जो कवरिंग है उसको बोलते हैं इंटेगुमेंट। अब इसमें 2 एंड्स हैं, जो ओपन एंड है उसको बोलते हैं माइक्रोपाइल, जो क्लोज्ड एंड है उसको बोलते हैं चलाजा। देन हमने बोला कि इसके अंदर एम्ब्रियो सैक होता है, जिसके जैसे एम्ब्रियो सैक है, इसके अंदर एम्ब्रियो है और सेंटर वाला सेल्स जो है वो क्या है? एग सेल्स हैं, यहीं पे फ्यूजन होगा। अब ओव्यूल जिस स्टॉक के साथ अटैच होता है उस स्टॉक को बोला जाता है फ्यूनिकल। क्लियर है बेटा? जो जो बोल रहे थे कि मैम रिवाइज करवा दो, समझ में आ गया? क्लियर है? ठीक है। देन हमने बात की वेजिटेटिव ऑर्गन्स की, ठीक है, सबेरियल स्टेम्स की, अंडरग्राउंड स्टेम्स की, और हमने बात की कि अगर सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप्स हैं तो उनमें अप टू 5% क्या होता है? क्रॉस पॉलिनेशन होता है। अगर क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप्स हैं तो 5 से 10% सेल्फ पॉलिनेशन होगी वहां पे। अगर क्रॉस पॉलिनेटेड है तो उसमें इतनी सेल्फ पॉलिनेशन होगी, मतलब कि उसमें ज्यादातर क्या होगी? क्रॉस पॉलिनेशन होगी। ठीक है, सेल्फ पॉलिनेशन में 5% क्रॉस पॉलिनेशन होती है। क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप्स में इतनी कम सेल्फ पॉलिनेशन होगी, और जो ऑफन क्रॉस पॉलिनेटेड है उनमें 5 से 30% क्रॉस पॉलिनेशन होगा। ये देख लेना किसमें सेल्फ है किसमें क्रॉस है। क्लियर है यहां तक? वैसे तो अंडरस्टूड है। चलिए, यहां तक हमने बातों को समझ लिया। नाउ
एग्जाम्पल्स की बात की, मैंने आपको बोला आपने हॉर्टिकल्चर में भी पढ़े होंगे, उसमें एग्रोनॉमी में भी पढ़े होंगे, तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो आप लोग यहाँ पे ऐड कर सकते हो कि कौन सा सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप है, कौन सा क्रॉस पॉलिनेटेड है, कौन सा ऑफन क्रॉस पॉलिनेटेड है। फिर हमने बात की कि अप्लाई टर्म्स, जो पॉलिनेशन के लिए कौन कौन सी टर्म्स को यूज किया जाता है या क्या क्या नाम यहाँ पे दिए गए हैं, इसके बारे में हमने यहाँ पे बात कर ली या फिर डिस्कस कर लिया। अब हम बात करेंगे कि फ्रूट क्या होता है और सीड क्या होता है। तो देखो, सबसे पहले तो अगर आप फ्रूट की बात करते हो तो मैच्योर जो ओवरी है वो क्या करती है, फ्रूट बनाती है। और अगर आप ओव्यूल की बात करोगे तो ओव्यूल क्या करते हैं, सीड बनाते हैं। ठीक है, तो मैच्योर ओवरी क्या कर रही है, फ्रूट बना रही है, ओव्यूल क्या कर रहे हैं, सीड बना रहे हैं। अब फ्रूट के पार्ट्स की अगर हम बात करते हैं, फ्रूट के पार्ट्स की अगर हम बात करें तो फ्रूट्स में एक तो पेरिकार्प होता है और एक सीड होता है, पेरिकार्प एंड सीड। पेरिकार्प मतलब कि बाहर की लेयर, तो यहां पे आपने सुना होगा एपिकार्प, मेसोकार्प एंड एंडोकार्प। सुना है ये, एपिकार्प, मेसोकार्प एंड एंडोकार्प। ठीक है, पेरिकार्प बाहर की लेयर है फ्रूट की, जो सीड के बाहर है, और उसके अंदर सीड है। तो पेरिकार्प में आपने सुना होगा एपिकार्प जो सबसे बाहर वाली लेयर है, मेसोकार्प जो बीच वाली लेयर है, एंड लास्ट में या सबसे अंदर आप बोल सकते हैं क्या है, एंडोकार्प है। यहां तक समझ में आया? ठीक है, नाउ एपिकार्प की अगर मैं बात करूं तो एपिकार्प क्या है, मैं यहां पे लिख रही हूं आउटर मोस्ट लेयर। आउटर मोस्ट लेयर, एपिकार्प क्या है, सबसे बाहर वाली लेयर है, आउटर मोस्ट लेयर है। मेसोकार्प क्या है, जो थिक एंड फ्लैशी लेयर है, जैसे कि आप किस में खाते हो, थिक एंड फ्लैशी लेयर, फॉर एग्जाम्पल इन केस ऑफ मैंगो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, हाँ जी, किसी का आंसर भी है ओम प्रकाश की मैम, मैंगो में मेसोकार्प खाते हैं, सही बात है। ठीक है, तो जो थिक एंड फ्लैशी लेयर है, चाहे मैंगो का एग्जाम्पल ले लो, चाहे पीच का एग्जाम्पल ले लो, चाहे आप डेट पाम की बात कर लो, चाहे आप डेट पाम की बात कर लो। ठीक है, तो मेसोकार्प जो होता है वो थिक लेयर होता है और फ्लैशी लेयर होता है। ठीक है जी, नेक्स्ट इज एंडोकार्प। अब एंडोकार्प की बात करेंगे तो एंडोकार्प क्या होता है, इनर मोस्ट लेयर होती है। एंडोकार्प क्या होता है, इनर मोस्ट लेयर होती है। अब मुझे बताओ कि जब हम एंडोकार्प की बात करते हैं तो किसके केस में एंडोकार्प आपकी थिन मेम्ब्रेन होती है, किसके केस में थिक मेम्ब्रेन होती है, बताओ। थिन मेम्ब्रेन किस में होगी और थिक किस में होगी, बताओ बताओ। तो थिन आपने सुना होगा जैसे कि आप बात करते हैं सिट्रस की, थिक जैसा कि आपने बताया अभी मैंगो। ठीक है, हाँ जी, क्या बोल रहे हैं, ओके, सो ठीक है, ठीक बोल रहे हो। ठीक है, हाँ, मैंगो एंड कोकोनट, ठीक बोल रहे हो। ठीक है, सिट्रस एंड डेट पाम, ठीक है, ठीक है, ओके, सही बोल रहे हो शुभम, अक्षय एंड श्रद्धा, सही बताया। तो यहां पे हमने बात कर ली कि क्या क्या है फ्रूट में। अब बात करते हैं सीड में। सीड में आपने सुना होगा सबसे मेन अगर हम बात करते हैं, एक तो बाहर की लेयर होती है जिसको हम सीड कोट बोलते हैं, और अंदर क्या होता है, एम्ब्रियो होता है, और उसके साथ में उसको जो स्टोरेज या जो फूड स्टोर्ड प्रोवाइड करता है जैसे कि एंडोस्पर्म होता है। यहाँ पे हम अभी दो ही बातें लिख रहे हैं, एक क्या लिख रहे हैं, एक सीड कोट है, दूसरा हम क्या बोल रहे हैं, एम्ब्रियो है। अब सीड कोट की भी बात करें तो सीड कोट में भी दो लेयर होती हैं, एक होती है आउटर और एक होती है इनर। चलो जल्दी से बताओ, आउटर लेयर को क्या बोलते हैं सीड कोट में और इनर लेयर को क्या बोलेंगे, बताइए। आउटर लेयर को क्या बोलेंगे और इनर लेयर को क्या बताएंगे, बताओ फटाफट से बताओ। आउटर लेयर को क्या बोलेंगे और इनर लेयर को क्या बोलेंगे,
तो आउटर लेयर को बोला जाता है टेस्टा, आउटर लेयर को बोला जाता है टेस्टा, और इनर लेयर को बोला जाता है टेगमन। ठीक है, लिख लो, आउटर लेयर को बोला जाता है सीड में टेस्टा, ठीक है, और इनर लेयर को बोला जाता है टेगमन। हाँ जी, ठीक है, शुभम यादव ने लिखा है टेस्टस, ठीक है। जिसने न्यूसेलिस लिखा है, बेटा आप तो ओव्यूल की बात कर रहे हो, हम तो यहाँ पे सीड पे पहुंच गए, मैच्योर उस पे पहुंच गए, ओव्यूल पे। ठीक है, तो सीड कोट एंड एम्ब्रियो की हमने बात कर ली। यहां तक सबको समझ में आया? अब आप बेटा हॉर्टिकल्चर में पढ़ते होंगे, जैसे कि कुछ फ्रूट्स के बारे में पढ़ते होंगे, ठीक है, या फिर सिंपल फ्रूट्स पढ़ते होंगे, कंपाउंड एग्रीगेट फ्रूट्स पढ़ते होंगे। तो यहां पे मैंने इन जनरल एक लिस्ट दे दी है। फॉर एग्जाम्पल, बेरी किस किस में पाया जाता है? ब्रिंजल, ग्रेप, टोमेटो, बनाना। और एक क्वेश्चन जो पूछा भी जाता है हमेशा कि हेस्पर्डियम किस में पाया जाता है? तो हेस्पर्डियम आपका सिट्रस में, ऑरेंज या लेमन में पाया जाता है। पेपो कुकुरबिट्स में पाया जाता है। मैंगो, कोकोनट, नीम, पीच, आमंड, वॉलनट, प्लम, ये सारे ड्रूप फ्रूट्स में आते हैं। एप्पल एंड पियर की बात करें, पोम फ्रूट है। बेल की बात करें तो ये एम्फिसार्का है, और पोमेग्रेनेट की बात करें तो ये बेलुस्टा टाइप है। ठीक है, हाँ जी, अक्षय जी क्यों हंस रहे हैं इतना, क्या हो गया? कुछ मैंने गलत बोल दिया क्या? क्या हो गया? ये जो यहाँ पे हम बात करें टाइप ऑफ फ्रूट की, जैसा कि मैं बोल रही हूँ, कुछ चीजें ऐसी होंगी जो आप पहले पढ़ चुके होंगे, यहाँ पे रिवीजन होगा, मैंने टेबुलर फॉर्म में डाल दी है। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो आप यहाँ पे भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने देख लिया कि कौन कौन से फ्रूट्स हैं, कौन कौन से टाइप्स हैं, वो सारा यहाँ पे हमने कवर कर लिया है। इसके जो भी डेफिनेशंस हैं, जो भी मीनिंग्स हैं, वो सारा आप हॉर्टिकल्चर सेक्शन में कवर कर लेते हो। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको सिर्फ एक आउटलाइन दे रही हूँ, और कुछ बेसिक्स को कवर कर रही हूँ कि इनकेस अगर आपने नहीं पढ़ा है तो यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल्स दे रही हूँ। नेक्स्ट बात करते हैं, जैसे बीन्स की बात करते हैं। बीन्स के केस में पॉड प्रेजेंट होते हैं। कैप्सूल की बात करें, कॉटन है, दतूरा है, पॉपी है। सिलिक की बात करें, जैसे कि ब्रासिकेसी फैमिली है, उसके केस में सिलिक पाए जाते हैं। ठीक है जी, ओके। अच्छा, अब जो बच्चे बोल रहे हैं कि मैम इनको प्लीज एक्सप्लेन कर दो, देखो अभी तो मेरा टॉपिक बहुत पेंडिंग चल रहा है, इस टॉपिक को खत्म कर लेते हैं। अगर अभी टाइम लगेगा तो आज ही एक्सप्लेन करूंगी, अदरवाइज अगर आपको इसका एक्सप्लेनेशन चाहिए होगा तो बीच में कहीं पे मैं एक्सप्लेनेशन फोटोज वगैरह डाल दूंगी, चलेगा इतना? ठीक है, अदरवाइज ये आपका हॉर्टिकल्चर का टॉपिक है ना? ओके, ठीक है, बीच में मुझे टाइम लगेगा तो मैं इस टॉपिक को इंक्लूड कर दूंगी बीच में कहीं पे, या एंड में इंक्लूड कर दूंगी। अभी के लिए ये टॉपिक कंप्लीट कर लेते हैं, क्योंकि बेसिक टॉपिक है और आई वांट ये बेसिक का पूरा क्लास आज ही खत्म हो जाए, सो दैट कल के लिए हम एक नया टॉपिक शुरू कर पाए। ठीक है, तो पहले मुझे टॉपिक कंप्लीट करने दो। ठीक है जी, बोलिए फटाफट से, सबके लिए सही है ना? बाकी मैं इसको इंक्लूड कर दूंगी, आपकी बात को मैं ध्यान में रखूंगी, डोंट वरी। नेक्स्ट बात करते हैं, एकीन टाइप की बात करें, जैसे कि मिराबिलिस जलापा है। सनफ्लावर की बात कर लो। कैरियोप्सिस जैसे कि वीट में है, मेज में है। सीजोकार्प जैसे कि कोरिएंडर में है, कोकोनट में है। नट जैसे कि लीची में है, कैश्यू नट में है। ठीक है, तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं अलग अलग टाइप से। ठीक है, अब बात करते हैं आगे। नेक्स्ट इज, अब सीड क्या होता है? अब हम सीड पे पहुंचे हैं। ठीक है, अब एक्चुअल जो हमारा टॉपिक है सीड का, उस पे पहुंचे हैं, मेन टॉपिक पे। अब आप मुझे बताओ सीड क्या होता है? तो सीड आपको पता होगा, एक तो हमने बोला कि सीड क्या है, मैच्योर ओव्यूल है, या फर्टिलाइज्ड या फिर राइपन्ड ओव्यूल है। और ये जो सीड है, बेसिकली सीड में होता क्या है, एक मिनी प्लांट होता है, एम्ब्रियो होता है, आप समझ लो छोटा सा बच्चा होता है जैसे, और उसके बाद में पूरा का पूरा एक बड़ा इंडिविजुअल बन जाता है। लेकिन उस छोटे बच्चे को शुरू में बहुत छोटा है, तो एक प्रोटेक्शन की जरूरत है, एक कवरिंग की जरूरत है। और क्योंकि एक कवरिंग उसको मिल गई, प्रोटेक्शन उसको मिल गया, लेकिन खाने की जरूरत भी तो है ना, ताकि वो बड़ा हो सके। तो जब सीड की बात करते हैं, एक तो उसमें एम्ब्रियो पाया जाता है, एक उसमें सीड कोट पाया जाता है, और खाने के लिए एंडोस्पर्म पाया जाता है।
तो ये 2-3 चीजें हैं जो सीड में पाई जाती है। लेकिन अगर हम बात करते हैं मोनोकॉट्स में, तो मोनोकॉट्स में ये जो एंडोस्पर्म है इसको स्कूटेलम बोल देते हैं, और डाइकॉट्स में ये जो स्टोरेज टिश्यू है इसको कॉटिलिडॉन बोल देते हैं। क्लियर है यहां तक? तो सीड क्या है? हमने बोला एम्ब्रॉयनिक प्लांट है जो प्रोटेक्टिव आउटर कवरिंग के साथ में प्रेजेंट है। सीड बेसिकली क्या है? एक एम्ब्रियो है, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो सपोर्टिंग और या फिर फूड स्टोरेज टिश्यू में एम्बेडेड होता है। और सीड की अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा वाइडली एक्सेप्टेड डेफिनेशन क्या है कि मैच्योर ओव्यूल that consist of embryonic plant together with a store of food all surrounded by a protective coat। कि सबसे ज्यादा वाइडली एक्सेप्टेड डेफिनेशन क्या है कि सीड क्या है? एक मैच्योर ओव्यूल है जिसके साथ में एम्ब्रियोनिक प्लांट है और साथ में स्टोरेज टिश्यू है एंड प्रोटेक्टिव कोट है। तो ये क्या है आपका? पर्टिकुलरली क्या है? सीड है। क्लियर हो गया? नाउ अब हम बात करते हैं आगे कि ब्रॉड सेंस में हमने क्या बोला कि सीड क्या है? ऐसा मटेरियल है जिसको हम प्लांटिंग पर्पस के लिए यूज करते हैं या रीजेनरेशन पर्पस के लिए यूज करते हैं। साइंटिफिकली सीड क्या है? फर्टिलाइज्ड मैच्योर ओव्यूल है जिसके साथ में सीड कोट है। टेक्नोलॉजिकली क्या है? जो हमने बोला फर्टिलाइज्ड राइपन्ड ओव्यूल है जिसमें 3 मेन पार्ट्स हैं, सीड कोट, एम्ब्रियो एंड एंडोस्पर्म। और अगर हम जनरली रेफर करें तो जो भी प्रोपेगेटिंग मटेरियल है, चाहे ट्यूबर्स की बात कर लो, चाहे बल्ब्स की बात कर लो, चाहे सीडलिंग्स की बात कर लो, जितना भी आपका प्रोपेगेशन का पर्पस के लिए यूज हो रहा है या फिर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन पर्पस के लिए यूज हो रहा है, ये सारा क्या है? सीड है। यहां तक क्लियर है बेटा? सबको समझ में आया? सबको सीड क्या होता है? तो ब्रॉडली अगर हम बात करें, सीड कुछ भी हो सकता है जिससे प्रोपेगेशन कर रहे हैं, लेकिन साइंटिफिक टर्म्स में अगर और टेक्नोलॉजिकल टर्म्स में आप बोलोगे तो साइंटिफिकली सीड ऐसा है जिसके पास में एम्ब्रियो प्रेजेंट है, स्टोरेज टिश्यू प्रेजेंट है और साथ में सीड कोट प्रेजेंट है प्रोटेक्शन के लिए, और खाने के लिए चीजें प्रेजेंट है। सिंपली उसको हमने क्या बोल दिया? फर्टिलाइज्ड जो ओव्यूल है उसको हमने सीड बोल दिया। यहां तक सबको क्लियर है? नेक्स्ट बात करते हैं कि सीड की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। तो ये तो बेटा सबने पढ़ा होगा। सीड की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं? एक, वेल राइपन्ड होना चाहिए, अच्छी तरह से परिपक्व होना चाहिए। देन हेल्दी होना चाहिए, ट्रू टू टाइप होना चाहिए, जेनेटिक प्योरिटी हाई होनी चाहिए, अलाइव होना चाहिए। वायबल का मतलब होता है जिंदा होना चाहिए। एक टर्म सुनी होगी वायबल और एक टर्म सुनी होगी विगर। विगर का मतलब होता है वो कितना डिग्री ऑफ उसमें वायबिलिटी है, कितना वो अलाइव है, कितना वो जिंदा है, यानी कि कितना बेटर वो ग्रो कर सकता है, दैट इज विगर। और वायबिलिटी का मतलब होता है कितना वो जिंदा है, क्या अलाइव जो है उसको हम वायबिलिटी बोल देते हैं। क्लियर? तो वायबल होना चाहिए, अच्छी जर्मिनेशन कैपेसिटी होनी चाहिए, यूनिफॉर्म होना चाहिए टेक्सचर में, साइज में, पेस्ट एंड डिजीजेस से फ्री होना चाहिए और ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट होना चाहिए स्टोरेज के लिए। तो ये सारे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो सीड में प्रेजेंट होनी चाहिए। अब जब हम जेनेटिक प्योरिटी की बात करते हैं तो वैसे हम क्लासेस ऑफ सीड बाद में पढ़ेंगे, लेकिन यहां पे कुछ नंबर्स आपको पता होने चाहिए। जैसे कि जो ब्रीडर सीड है और फाउंडेशन सीड है ये हाईली जेनेटिकली प्योर होते हैं, यानी कि 100% जेनेटिकली प्योर होते हैं। फाउंडेशन सीड 99.5% जेनेटिकली प्योर होता है। सर्टिफाइड सीड 99% प्योर होता है। यहां से क्वेश्चन आता है, ठीक है? तो ये पता होना चाहिए, इस पॉइंट को नोट कर लीजिए। ठीक है जी, यहां तक नोट कर लिया सबने कि ब्रीडर सीड एंड न्यूक्लियस सीड 100% जेनेटिक प्योरिटी है,
फाउंडेशन सीड में 99.5% है, सर्टिफाइड सीड में 99% जेनेटिक प्योरिटी है। नाउ अब बात करते हैं कि फिजियोलॉजिकल प्योरिटी की अगर हम बात करते हैं तो वो क्या होती है। फिजियोलॉजिकल प्योरिटी की अगर हम बात करते हैं तो यहां पे वेट ऑफ प्योर सीड आउट ऑफ वेट ऑफ वर्किंग सैंपल इनटू 100, यानी कि कितना आपके पास में सीड था, कितना वर्किंग सैंपल था, उसमें से कितना सीड प्योर सीड है इनटू 100, ये आपका क्या होता है कि कितनी फिजिकल प्योरिटी है। फिजिकल होगा यहां पे, ठीक है, फिजिकल प्योरिटी है। तो फिजिकल प्योरिटी की अगर हम बात करें, ये वैल्यूज भी आपको पता होनी चाहिए। मेज और भिंडी में 99% फिजिकल प्योरिटी होती है। मोस्टली सारी क्रॉप्स में 98% फिजिकल प्योरिटी होती है। कैरेट में 95% फिजिकल प्योरिटी होती है। सेसमे, सोयाबीन एंड जूट में 97% होती है। ग्राउंड नट में 96% होती है। तो आप ऐसा कर सकते हो, इसको यहां ला सकते हो, ठीक है, याद करने के लिए, ठीक है। तो सबसे ज्यादा किसमें है, मेज में, भिंडी में, बाकी सब क्रॉप्स में ऑलमोस्ट 98% होती है। तो ये पता होना चाहिए कि किसमें कितनी परसेंट फिजिकल प्योरिटी पाई जाती है। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है बेटा, यहां तक क्लियर हुआ सबको। नाउ अब हम आगे बात करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में है कि सीड में ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट होना चाहिए स्टोरेज के टाइम पे। तो ऑप्टिमम अगर हम मॉइस्चर कंटेंट की बात करें तो शॉर्ट टर्म स्टोरेज और लॉन्ग टर्म स्टोरेज में अलग अलग मॉइस्चर कंटेंट है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर हम लॉन्ग टर्म स्टोरेज की बात करें तो 6 से 8% मॉइस्चर कंटेंट होना चाहिए। शॉर्ट टर्म स्टोरेज के लिए 10 से 13% मॉइस्चर कंटेंट होना चाहिए। और जो मॉइस्चर परसेंट है सीड का इन जनरल वो 6 से 12% के बीच में होना चाहिए। 12% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब मॉइस्चर परसेंट की बात करें कुछ क्रॉप्स की, तो जैसे कि ऑयल सीड्स हैं, स्पाइस क्रॉप्स हैं, इनमें 6 से 8% है। पल्सेस में 8 से 10% है। सीरियल क्रॉप्स में 10 से 12% है। मॉइस्चर कंटेंट को कैसे कैलकुलेट करते हैं कि वेट ऑफ सैंपल बिफोर ड्राइंग एंड वेट ऑफ सैंपल आफ्टर ड्राइंग। पहले वेट जो था, सुखाने से पहले क्या था, सुखाने के बाद क्या वेट है, उसको सीधा माइनस कर देंगे, डिवाइडेड बाय पहले कितना वेट था इनटू 100। ये है आपका मॉइस्चर कंटेंट का फॉर्मूला। यहां तक समझ में आया बेटा सबको? बोल दो फटाफट से, क्लियर है? सबको पता चल गया कि यहाँ पे लॉन्ग टर्म स्टोरेज और शॉर्ट टर्म स्टोरेज में क्या है, ऑप्टिमम मॉइस्चर परसेंट कितना होता है, और ऑयल सीड्स में क्या है, पल्सेस में क्या है, सीरियल क्रॉप्स में कितना है, और मॉइस्चर कंटेंट का फॉर्मूला क्या है। सबको क्लियर है? चलिए अब आगे बात करते हैं। हाँ, ज्यादा हुआ मॉइस्चर तो पेस्ट अटैक होगा, सही है। नाउ सीड और ग्रेन में क्या डिफरेंस है? अब देखो, अगर मैं आपको मोटी मोटी बात बताऊं, पूरा टेबल तो आप वैसे भी पढ़ सकते हो। अगर हम सीड की बात करते हैं और ग्रेन की बात करते हैं, तो सीड जो होता है ना, उसको सारे सीड स्टैंडर्ड्स फॉलो करने पड़ते हैं, चाहे वो कुछ प्योरिटी से लेके है, चाहे किसी ट्रीटमेंट से लेके है। लेकिन ग्रेन को हम कंजप्शन के लिए यूज करते हैं, तो इसमें कोई हम पेस्टिसाइड का ट्रीटमेंट नहीं दे सकते, इसको किसी स्टैंडर्ड को फॉलो करने की जरूरत नहीं है। तो इन शॉर्ट मैंने आपको बता दिया, अब डिटेल में देखते हैं। तो सीड का वायबल होना जरूरी है, अलाइव होना जरूरी है, ग्रेन की वायबिलिटी का होना जरूरी नहीं है। सीड में अगर हम बात करते हैं तो मैक्सिमम जेनेटिक एंड फिजिकल प्योरिटी होनी चाहिए, क्योंकि उसने आगे ग्रो करना है, नया इंडिविजुअल बनाना है। लेकिन ग्रेन में ये सब कंपलसरी नहीं है। सीड जो है वो मिनिमम सीड सर्टिफिकेशन स्टैंडर्ड्स को
सेटिस्फाई करना चाहिए, जो भी सीड के स्टैंडर्ड्स हैं कि कितना मॉइस्चर है, कितनी फिजिकल प्योरिटी है, कितनी जेनेटिक प्योरिटी है, कितने ऑब्जेक्शनेबल वीड्स हैं, वो सारे जो भी स्टैंडर्ड हैं, मिनिमम जो क्राइटेरिया है सेटिस्फेक्शन का, वो सीड फॉलो करना चाहिए। ग्रेन में ऐसी कोई जरूरत नहीं है। सीड को ट्रीटमेंट दे देते हैं पेस्टिसाइड वगैरह से, ग्रेन को खाना है तो नहीं दिया जाता। रेस्पिरेशन रेट की बात करें या फिजियोलॉजिकल या बायोलॉजिकल प्रोसेसेस की बात करें, तो स्टोरेज के टाइम पे ये सारी प्रोसेसेस को कम रखा जाता है, लो लेवल पे होनी चाहिए। लेकिन ग्रेन में ऐसी कोई भी स्पेसिफिकेशन नहीं है। सीड जो है वो सर्टिफाइड उससे होना चाहिए, सोर्स से होना चाहिए। ग्रेन में ऐसा कुछ हमारे पास में नहीं है। यानी कि अगर हम बात करते हैं सीड और ग्रेन की, तो दोनों में हमारे पास कुछ ना कुछ डिफरेंसेस हैं। यहां तक सबको समझ में आया? फटाफट से बताओ, क्लियर है यहां तक सबको? जल्दी से बताएंगे, क्लियर है यहां तक? नाउ कंपोनेंट्स ऑफ सीड के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले तो जब हम सीड की बात करते हैं, क्या इतनी देर से मैं आपको बता रही हूं कि हमारे पास में एक मिनी प्लांट होता है, यानी कि एक एम्ब्रियो होता है, और एम्ब्रियो के लिए हमारे पास में स्टोर्ड फूड होता है, और साथ में सीड कोट होता है भाई प्रोटेक्शन के लिए। सीड कोट में भी मैंने आपको बोला कि दो लेयर्स होती हैं, टेस्टा एंड टेगमन, और ये जो टेस्टा होता है ये होती है आउटर लेयर, और टेगमन की बात करें तो टेगमन होती है भाई इनर लेयर, ये होती है भाई इनर लेयर। ठीक है जी, आगे बात करते हैं। अब कुछ कंपोनेंट्स है जो हमें पता होने चाहिए, जैसे कि मैं आपको यहां पे बता देती हूं। सीड कोट क्या होता है? हमने अभी बोला आउटर प्रोटेक्टिव लेयर। ठीक है जी। दूसरा बोला एम्ब्रियो। एम्ब्रियो ऐसा इंडिविजुअल है जो डेवलप करेगा पूरे के पूरे प्लांट में। रेडिकल क्या होता है? बताओ भाई, रेडिकल क्या होता है? जल्दी से बताओ, रेडिकल क्या होता है? बोलो बोलो, रेडिकल क्या होता है? और प्लूम्यूल क्या होता है? सबने सुना होगा बेटा, बताइए जल्दी से, रेडिकल क्या होता है, प्लूम्यूल क्या होता है? फटाफट से बताएंगे, बोलो बोलो। हाँ जी, एक बोल रहे मैम टेस्ट बाहर जाके देते हैं तो टेस्ट, हाँ ये भी सही है। चलो, तो रेडिकल की अगर हम बात करते हैं, हाँ जी रूट से रिलेटेड है, सही बात है। रेडिकल जो होता है वो रूडिमेंट्री रूट को डेवलप करता है। रेडिकल की प्रोटेक्शन के लिए जो शीथ होती है उसको बोला जाता है कोलियोराइजा। राइजा मतलब कि रूट, राइजा मीन्स रूट। तो यहां भी आर आ रहा है, यहां पे भी आर आ रहा है, तो याद रखना रेडिकल को जो शील्ड करके रखता है दैट इज कोलियोराइजा। दूसरा प्लूम्यूल। प्लूम्यूल का मतलब है शूट, तो प्लूम्यूल से क्या निकलता है? शूट। अब इसको जो प्रोटेक्ट करता है वो कोलियोटाइल है। प्लूम्यूल में भी पी, कोलियोटाइल में भी पी, तो याद तो हो ही गया ऑटोमेटिकली कि प्लूम्यूल को जो शीथ, कोलियो का मतलब होता है जो शीथ देता है, कवर देता है, तो यहां पे जो प्लूम्यूल को कवर दे रहा है दैट इज कोलियोटाइल, जो रेडिकल को कवर दे रहा है दैट इज कोलियोराइजा। अगली बात करें कॉटिलेडन एंड स्कूटेलम की, तो एंडोस्पर्म क्या करता है? फूड प्रोवाइड करता है। अब मोनोकॉट्स में क्या होता है? एक ही कॉटिलेडन पाया जाता है जिसको हम स्कूटेलम बोल देते हैं। तो स्कूटेलम कहां पाया जाता है? मोनोकॉट्स में। और इससे क्वेश्चन आता है कि इसका शेप कैसा होता है? तो शील्ड शेप का होता है। जो ये स्कूटेलम है ये मोनोकॉट्स में पाया जाता है और शील्ड शेप का होता है। शील्ड समझते हो? ढांचा सा जो खुद बचाने के लिए यूज करते हैं ना वॉर के टाइम पे, वैसा जैसा। तो शील्ड जो है वो मोनोकॉट में पाया जाता है, शील्ड शेप स्ट्रक्चर जो स्कूटेलम कहलाता है। कॉटिलीडॉन की बात करेंगे तो ये जैसे दो कॉटिलीडॉन होंगे तो हम क्या बोल देते हैं? डाइकॉट बोल देते हैं।
अब देखिए एक स्ट्रक्चर आप यहां पे देख रहे हैं, यहां पे आप देखोगे एक तो एंडोस्पर्म दिखाया है, और ये स्कार के बारे में भी हम बात करेंगे, हाइलम दिखाया है पल्सेस में, ये हम बात करेंगे। ये जो एम्ब्रियो है, यहां पे सीड कोट है, ये जो एम्ब्रियो है जहां से फर्स्ट 2 लीव्स निकल रही हैं, और ये वाला जो पोर्शन है जहां पे रेडिकल बना है। तो जहां पे रेडिकल बना है ये क्या करेगा, रूट्स को बनाएगा। जो ऊपर वाला पोर्शन है वो बेसिकली क्या है, जो प्लूम्यूल है वो शूट को बनाएगा। आगे बात करते हैं थोड़ी सी थ्योरी की, कि थ्योरी क्या बोलती है। तो देखो सामने क्या लिखा गया है। फर्स्ट क्या लिखा है कि एम्ब्रियो क्या है। एम्ब्रियो इज द मैच्योर ओव्यूल consisting of an embryonic plant together with the store of food, all surrounded by a protective coat. It is a miniature plant consisting of a plumule, radicle and cotyledon. ये हमें क्लियर हो गया कि एम्ब्रियो क्या है, एक ऐसा प्लांट है जिसमें क्या है, प्लूम्यूल है, रेडिकल है एंड कॉटिलिडॉन है। रेडिकल या कोलियोराइजा की बात करें तो रूडिमेंट्री रूट ऑफ अ प्लांट compressed in the embryo is the radicle, which forms the primary root of young seedling. जो प्राइमरी रूट बनाता है यंग सीडलिंग में वो क्या है, रेडिकल है। It is enclosed in a protected cover called coleorhiza, कि ये एक प्रोटेक्टिव कवर में एनक्लोज्ड होता है जिसको बोला जाता है कोलियोराइजा। ठीक है, यहां तक क्लियर है सबको। नाउ अगली टर्म हमने क्या बोली, प्लूम्यूल एंड कोलियोटाइल। तो देखो प्लूम्यूल क्या बोलता है, इट इज द फर्स्ट टर्मिनल बड ऑफ द प्लांट compressed in the embryo that gives rise to the first vegetative shoot of the plant. पहला ऐसा बड जो एम्ब्रियो में कंप्रेस्ड होता है जिससे पहली वेजिटेटिव शूट निकलती है उसको प्लूम्यूल बोलते हैं। It is encased in a protective covering called coleotile. ये किसमें encased होता है, एक protective covering में जिसको coleotile बोलते हैं। Scutellum. The scutellum is the part of the modified seed leaf. Modified seed leaf का part है। The single cotyledon of the monocot is called scutellum. जो single cotyledon है उसको बोलते हैं scutellum, और ये बेटा होता है आपका shield shape का। ठीक है जी, यहां तक क्लियर है सबको। अगर कोई डाउट है तो पूछिए। यहां तक समझ में आया सबको? यहां तक क्लियर है? नाउ आगे बात करते हैं। अब इस फोटो को देखिए और जो जो हमने डिस्कस किया है उसके बारे में देखिए। अब फोटो में बेसिकली क्या है, एंडोस्पर्म। जो एंडोस्पर्म है वो कहां से डेवलप होता है, जो एंडोस्पर्म है वो कहां से डेवलप होता है, न्यूक्लियाई से, एंडोस्पर्म न्यूक्लियाई से, जो बेसिकली अभी हम पढ़ेंगे फर्टिलाइजेशन के बाद में कैसे कैसे क्या क्या होता है वो पूरा पढ़ेंगे। स्ट्रक्चर देखिए, यहां पे आप देख रहे हो ओवरी वॉल है, यहां पे एंडोस्पर्म है, ये स्कूटेलम है, ये कोलियोटाइल है जो यंग शूट को प्रोटेक्ट कर रहा है, इसके नीचे प्लूम्यूल है जिससे शूट निकल रही है, ये रेडिकल है जिससे रूट निकल रहा है, ये कोलियोराइजा है जो यंग रूट को प्रोटेक्ट कर रहा है। क्लियर टू एवरीवन? बहुत सिंपल है, बहुत बेसिक है, बहुत इजी है। समझ में आया सबको यहां तक बेटा? अब देखो यहां पे मोनोकॉट और डाइकॉट का दिखाया गया है। ये डाइकॉट एम्ब्रियो है, ये हमारे पास में मोनोकॉट एम्ब्रियो है। ठीक है, तो एपिकोटाइल दिखाया है, हाइपोकोटाइल दिखाया है। एपी मींस अबव, ऊपर वाला पार्ट कॉटिलेडन का, हाइपो मींस बिलो, नीचे वाला पार्ट पर किसका, कॉटिलेडॉन का। ठीक है, नाउ अब देखो, अब हम बात करेंगे सीड में अपेंडेजेस के बारे में। अब सीड में जो अपेंडेजेस होते हैं ना वो क्या करते हैं, या तो सीड की आइडेंटिफिकेशन में हेल्प करते हैं या फिर सीड को एक जगह से दूसरी जगह जाने में मदद करते हैं। अब आपके लिए मेरे पास यहाँ पे एक बहुत ही बढ़िया सा होमवर्क है। क्या, जो भी हम अपेंडेजेस पढ़ेंगे अभी,
आप इसमें और भी एग्जाम्पल्स ऐड करेंगे और एक टेबल बनाएंगे। जैसे कि मैंने अगर आपको बोला कि देखो ऑन्स किस में प्रेजेंट है, तो आपको पता है व्हीट में है, राइस में है, तो आप एग्जाम्पल ऐड करेंगे। या मैंने बोला हेयर किस में प्रेजेंट है, या मैंने बोला एरिल किस में प्रेजेंट है। ऐसे करके आपने क्या करना है, ये पूरा का पूरा टेबल कंप्लीट करना है। ये आपको होमवर्क है, अभी मैं समझा रही हूं, एग्जाम्पल्स को आप लोग ऐड करेंगे। ठीक है जी, क्लियर है यहां तक बेटा सबको? चलो अब डिस्कस करते हैं कि क्या क्या एग्जाम्पल्स कहां कहां है। देखो सबसे पहले यहां पे आप देख रहे हो, तो जैसे पैडी में आपने देखा होगा कुछ पॉइंटेड स्ट्रक्चर्स या फिर कुछ प्रोजेक्शंस प्रेजेंट होती हैं। ये जो पॉइंटेड प्रोजेक्शंस है या स्ट्रक्चर्स है जो कांटे की तरह है, थॉर्न लाइक प्रोजेक्शंस है, जो पैडी में प्रेजेंट होती है, इसको बोला जाता है ऑन। ये देख रहे हो लंबे लंबे से, ये पॉइंटेड प्रोजेक्शंस है, इनको क्या बोला जाता है, ऑन बोला जाता है। अगला, यहां तक क्लियर है? यहां तक पता चला सबको ऑन क्या होता है, जो पॉइंटेड प्रोजेक्शंस होती है। नाउ हाइलम क्या होता है? अब देखो जैसे हमने बोला ना, ओव्यूल किससे अटैच होता है, फ्यूनिकल से अटैच होता है, जो स्टॉक होती है। यहां पे ना ये जो आपका सीड है, ये भी मदर प्लांट से किसी ना किसी चीज के थ्रू, किसी ना किसी सीड स्टॉक के थ्रू अटैच होता है। अब जब मदर प्लांट से आपको सीड को निकालना है, अलग करना है, तो आप क्या करोगे, स्टॉक को तोड़ दोगे। तो यहां पे एक निशान रह जाता है, एक डेंट रह जाता है। जैसे पल्सिस की बात कर लो, लोबिया सुना होगा, रोंगी सुना होगा। तो लोबिया में क्या होता है, ये जो यहाँ पे डेंट सा होता है, अंदर की तरफ को एक डेंट होता है, जिसको हम क्या बोल देते हैं, हाइलम बोल देते हैं। तो हाइलम बेसिकली क्या है, एक स्कार है, एक निशान रह गया है जब आपने पल्सिस में या क्या किया है, सीड को मेन प्लांट से अलग किया है। तो जैसे कि लोबिया में देखा होगा आपने, व्हाइट कलर का लोबिया होता है, काले रंग के वहां पे डेंट से पड़े होते हैं, निशान पड़े होते हैं, देखा है ना, उसको हाइलम बोला जाता है, वो स्कार होता है, या हिलम बोल देते हैं। तो क्या बोलते हैं, इट इज द स्कार मोस्टली व्हाइट इन कलर प्रेजेंट ऑन द लेटरल साइड ऑफ द सीड। It represents the attachment of the seed stalk to the placenta of the fruit to the mother plant, है ना, कि ये कैसे फ्रूट के साथ में अटैच्ड है मदर प्लांट के साथ। जब आप उसको निकालोगे तो यहाँ पे क्या है, आपका डेंट रह जाएगा, जिसको हिलम बोलेंगे। क्लियर बेटा यहां तक? अगला, कॉटिलिडॉन क्या होता है? कॉटिलिडॉन बेसिकली क्या होती है, कंप्रेस्ड लीव्स होती हैं। अब जब कंप्रेस्ड लीव्स की हम बात कर रहे हैं, तो अभी हमने डिस्कस किया कि हमारे पास कुछ मोनोकॉट्स होते हैं जिसमें एक कॉटिलिडॉन होता है, कुछ प्लांट्स डाइकॉट होते हैं। यहां से आपके लिए अब साथ में ही एक और होमवर्क जो आपने पढ़ के रखा है, बहुत डिफिकल्ट नहीं दे रही। एग्जाम्पल ऑफ मोनोकॉट प्लांट्स, एग्जाम्पल ऑफ डाइकॉट प्लांट्स। आपको पता है मोनोकॉट्स में जो भी सीरियल्स आ जाती है मैक्सिमम, वो किस में आएंगी, मोनोकॉट में आएंगी। पल्सेस हो गए, लेग्यूम हो गए, वो किस में आएंगे, डाइकॉट में आएंगे। ठीक है, तो यहां से क्या होमवर्क है, एग्जाम्पल ऑफ मोनोकॉट एंड डाइकॉट प्लांट्स। इतना सा कर लोगे? यहां तक क्लियर है बेटा सबको? बोल दो भाई, सोए तो नहीं हो गई? बोलो बोलो, क्लियर है, समझ में आया सबको? हाँ जी, हैं तो सभी हैं क्लास में, सोए तो नहीं हो बेटा, जाग रहे हो ना? चलिए आगे बात करते हैं कैरंकल की। तो कैरंकल की जब हम बात करते हैं, आप देखोगे कैरंकल में जैसे ये हमारे पास में एक सीड है, कैस्टर का सीड है या टेपियोका का सीड है, इसमें व्हाइट कलर की स्पॉन्जी आउटग्रोथ, यहां पे देख रहे हो ये जो पार्ट है, तो यहां पे आपको व्हाइट कलर की स्पॉन्जी आउटग्रोथ देखने को मिलती है, इसी को बोला जाता है कैरंकल। तो आपसे कई बार पूछ लेते हैं, बताओ ये जो कैरंकल है किसमें प्रेजेंट है, एरिल के एग्जाम्पल्स क्या हैं, या फिर ऑन किस किस में पाया जाता है ना, ये पता होना चाहिए। क्या बोल रहे हैं? अच्छा, उधर से देख भी सकते क्या? मुझे समझ नहीं आया बेटा आप क्या बोल रहे हो। ठीक है, तो यहां पे जो एग्जाम्पल्स हैं क्या है, कैरंकल। कैरंकल क्या होता है, स्पॉन्जी आउटग्रोथ होती है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं एरिल। अब एरिल क्या होता है, एरिल में फ्लैशी मास देखने को मिलता है सीड के ऊपर।
जैसे नटबग की बात करो, नटबग में क्या प्रेजेंट होता है, एरिल प्रेजेंट होता है। अब ये एरिल क्या है, फ्लैशी मास जो आपको नटबग में सीड के ऊपर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एरिल बोलते हैं। अब ओके डन। अब बच्चों का ध्यान एकदम से जाता है, जैसे अगर मैं देख रही हूँ ना कि कौन कौन वहां प्रेजेंट है, तो मैं देख रही थी पढ़ रहे हो कि कितने बच्चे हैं, तो एकदम से एक बच्चा बोल रहा है कि मैम आपको पता चल रहा है कौन कौन देख रहा है लेक्चर। देखो मुझे अभी आपकी शक्ल नहीं दिख रही क्योंकि मैंने वीडियो कॉल नहीं किया है। अगर आप चाहते हो तो मैं वीडियो कॉल भी कर सकती हूँ और आपको देख भी सकती हूँ, लेकिन अभी लेक्चर चल रहा है तो सोच रही हूँ क्यों ही डिस्टर्ब करूँ, फर्स्ट लेक्चर है, ध्यान से पढ़ रहे होंगे, है ना। तो ऐसा मत सोचना कि ये आपका बिल्कुल ऑनलाइन क्लास है, ठीक है। ऑफलाइन की तरह भी मैं पढ़ा सकती हूँ वीडियो कॉल करके, तो सारे ऑप्शंस है हमारे पास, ठीक है। चलिए, तो कलर्ड फ्लैशी मास जो सीड के बाहर प्रेजेंट है उसको हमने क्या बोल दिया, नटबग, वहां पे एग्जाम्पल बता दिया। अगला क्या है, कई बार कुछ सीड पे हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। यहां पे देख रहे हो बाल प्रेजेंट है जैसे कॉटन में, तो एग्जाम्पल क्या हो गया, हेयरी में फॉर एग्जाम्पल कॉटन। आप बाकी बहुत सारे एग्जाम्पल्स ऐड कर सकते हो। नेक्स्ट बात करते हैं मोरिंगा की। तो मोरिंगा के जो बीज होते हैं वहां पे पेपरी स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। पेपरी समझते हो, इस तरह से पेपर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। तो ये जो मोरिंगा के सीड्स हैं जहां पे पेपरी स्ट्रक्चर प्रेजेंट है सीड कोट के साथ, इसको बोला जाता है विंग्स, ठीक है। हल्के से स्ट्रक्चर होते हैं, पतले से स्ट्रक्चर होते हैं, बहुत लाइट वेट स्ट्रक्चर होते हैं, तो इसको विंग्स बोल देते हैं, ठीक है। तो मोरिंगा में क्या प्रेजेंट होता है, विंग्स प्रेजेंट होते हैं। क्लियर है यहां तक, ठीक है, यहां तक समझ में आया सबको। चलिए फटाफट से बताओ अगर यहां तक क्लियर है तो। नाउ अब एक बार फटाफट से देखो क्या क्या हमने सीड के बारे में पढ़ा, कौन कौन से अपेंडेजेस पढ़े। अब मैं आपको बताऊंगी एल्ब्यूमिनस या एंडोस्पर्मिक एंड नॉन एल्ब्यूमिनस या फिर नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स के बारे में। फटाफट से देखो जो जो पढ़ा जल्दी से, फिर हम डिस्कस करेंगे एल्ब्यूमिनस सीड के बारे में और एक्स एल्ब्यूमिनस सीड के बारे में। जल्दी से देखो, ठीक है, देखो जल्दी से, फिर डिस्कस करते हैं एल्ब्यूमिनस क्या होता है और नॉन एल्ब्यूमिनस क्या होता है। नाम से ही पता चल रहा है बहुत इजी है, बहुत सिंपल है। कुछ एग्जाम्पल्स होंगे उनके बारे में डिस्कस करेंगे, कुछ एक्सेप्शंस होंगे उनके बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए करें स्टार्ट बेटा, ठीक है। तो सो सॉरी, सबसे पहले तो एल्ब्यूमिनस सीड की अगर हम बात करते हैं, एल्ब्यूमिनस सीड कौन से होते हैं, जिनको हम एंडोस्पर्मिक सीड बोलते हैं। एंडोस्पर्मिक सीड का मतलब होता है जिसमें जो फूड होता है वो एंडोस्पर्म में रिजर्व्ड रहता है, ठीक है। एंडोस्पर्मिक में क्या होता है, जो फूड रहता है वो रिजर्व्ड रहता है कहां पे, एंडोस्पर्म में, राइट। अब एंडोस्पर्म में अगर रिजर्व रह रहा है फूड, तो इसमें क्या आ जाएंगे, मोनोकॉट सीड्स आ जाएंगे, जैसे कि कॉर्न, व्हीट, अनियन, ठीक है, जैसे कि कॉर्न, व्हीट, अनियन। फटाफट से लिख लो इन एग्जांपल्स को, जल्दी से लिख लो, जैसे कि कॉर्न, व्हीट एंड अनियन, ठीक है, राइट। ओके, अब आप देखेंगे तो आप देखेंगे और भी एग्जाम्पल्स होंगे, जैसे कि बार्ले होगा, मेज होगा, है ना। चलिए अब बात करते हैं एक्स एल्ब्यूमिनस की या फिर नॉन एंडोस्पर्मिक की। तो एल्ब्यूमिनस मतलब कि एंडोस्पर्मिक, जिसमें जो फूड स्टोर रह रहा है वो एंडोस्पर्म में रह रहा है।
जो एक्स एल्बुमिनस है या नॉन एंडोस्पर्मिक है, इसमें जो फूड स्टोरेज होता है वो कॉटिलिडॉन में होता है। इसमें कहां होता है फूड स्टोरेज? कॉटिलिडॉन में होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एग्जाम्पल्स की बात करें तो जैसे कि हमारे पास में बीन, ग्राम, पी, मस्टर्ड, सनफ्लावर, मैंगो, ये सारे आपके किस में आ जाएंगे? एक्स एल्बुमिनस में या फिर नॉन एंडोस्पर्मिक सीड में आ जाएंगे। तो यहां पे जो एंडोस्पर्म होता है दैट इज यूज्ड अप, एंडोस्पर्म यूज्ड अप हो जाता है और वो आपके जो मैच्योर है उसमें नहीं पाया जाता। ठीक है, मैच्योर सीड्स में नहीं पाया जाता। ठीक है, जो ये यूज्ड अप एंड यहीं पे लिख देती हूं, एंड नॉट फाउंड इन मैच्योर सीड्स, एंड नॉट फाउंड इन मैच्योर सीड्स। ठीक है, एग्जाम्पल बता दिए। अब यहां से जो क्वेश्चन आता है, कई बार आपसे पूछा जाता है एग्जाम्पल्स ऑफ एंडोस्पर्मिक डाइकॉट्स, जैसे कि कैस्टर, कोकोनट, कॉफी, फेनुग्रीक। ठीक है, राइट, एग्जाम्पल्स क्या है? कैस्टर, कॉटन, कॉफी, फेनुग्रीक। ठीक है, तो एंडोस्पर्मिक डाइकॉट्स के एग्जाम्पल यहां पे, और पीछे हमने पढ़े एंडोस्पर्मिक मोनोकॉट्स के एग्जाम्पल। ठीक है, और आगे हमने पढ़े बीन, ग्राम, मेज वगैरह। ठीक है, राइट। तो जो बोल रहे हैं कि मैम जो आपने एल्बुमिनस बताया या एंडोस्पर्मिक बताया, ये है मोनोकॉट उसमें, और ये है उसमें डाइकॉट्स। ठीक है, और ये वाले हैं एक्स एल्बुमिनस। तो ये आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से डाइकॉट्स एंडोस्पर्मिक होते हैं, ये बता दिया यहां पे। ठीक है जी, किसका डाउट था ये? डन, लिख लिया, नोट कर लिया? ओके देन, नेक्स्ट बात करते हैं ओव्यूल के स्ट्रक्चर के बारे में। अब हमने वो सारा कवर कर लिया। ओव्यूल का स्ट्रक्चर भी मैंने आपको बता दिया, इसकी फर्टिलाइजेशन वगैरह है, बेसिक सा टॉपिक है, वो मैं आपको बता दूंगी। उसमें आपका ज्यादा नहीं है, डायरेक्ट फैक्ट्स हैं कि जैसे 3n एंडोस्पर्म होता है या कितने न्यूक्लियाई और कितने सेल से मिलकर बनता है, वो सारा मैं आपको फैक्ट्स की फॉर्म में कवर करवा दूंगी। स्ट्रक्चर देख लो, जैसे कि यहाँ पे देखो चिलाजा है जो बिल्कुल बंद एंड है, माइक्रोपाइल है जो ओपन एंड है, जिस स्टॉक से ये अटैच होता है, जिस स्टॉक से अटैच होता है दैट इज फ्यूनिकल। यहां पे प्लेसेंटा है, ये आउटर लेयर है, ये इनर लेयर है, इंटॉग्यूमेंट है ना। देन यहां पे ये जो पूरा है, दिस वन इज एम्ब्रियोसैक, दिस वन, ये पूरा क्या है? एम्ब्रियोसैक है। इसके अंदर देखोगे ये वाला सेकेंडरी न्यूक्लियस है, और ये वाला देखोगे ये हमारे पास में एग सेल है। ठीक है, और यहां पे जो सेल्स है, एक पोर्शन पे इसको सिनर्जिड बोला, जो इस टाइप के सेल्स है इनको हमने ऑपोजिट एंड पे उसको एंटीपोडल्स बोला। पूरे के पूरे अगर हम इसकी बॉडी की बात करें तो इसको हमने न्यूसेलस बोल दिया। क्लियर है यहां तक बेटा? स्ट्रक्चर ऑफ व्यूल का तो बहुत सिंपल है, ये तो पता ही होना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं, अब जो हमने स्ट्रक्चर पढ़ा ना उसके कुछ डेफिनेशंस क्लियर कर लेते हैं, ताकि, क्योंकि हमें ऐसे तो पता है कि भाई ये है, ये है, लेकिन लैंग्वेज भी देख लेते हैं थोड़ी कैसी है। ठीक है, ओके। फर्स्ट, फ्यूनिकल। फ्यूनिकल, सीड इज अटैच्ड टू द फ्रूट वॉल और पेरिकार्प बाय द मीन्स ऑफ अ स्टॉक कॉल्ड फ्यूनिकल। बोला ना एक डंडी जैसी होगी अटैचमेंट के लिए, तो इसको हमने क्या बोल दिया? फ्यूनिकल बोल दिया। क्लियर है? हाइलम, it is a funicular scar on the seed coat that marks the point of attachment of funicle to the body of mature seed। यही बोला ना कि जो सीड स्टॉक, जो सीड के साथ में जुड़ा हुआ है, ओव्यूल के साथ में कौन जुड़ा है? फ्यूनिकल जुड़ा है। तो ओव्यूल के साथ में जो सीड स्टॉक है, जब वो अलग होगा तो एक निशान रह जाएगा, जिसको हमने क्या बोल दिया? हेलम बोल दिया। क्लियर है? या बताऊं फिर से? देखो, ओव्यूल की जब हमने स्ट्रक्चर देखा तो हमने बोला कि इसके साथ में फ्यूनिकल है या फिर सीड स्टॉक है, या फिर क्या है? सीड स्टॉक है। ठीक है, और फ्यूनिकल लिख देती हूं उसको।
या फिर क्या है, इसी को हमने क्या बोला, फ्यूनिकल है। अब ये जो फ्यूनिकल है ये बाहर फ्रूट से जुड़ा है या फिर प्लांट के साथ जुड़ा है ना, जो भी बोल लो। तो जब ये फ्यूनिकल हट जाएगा हमारे पास सिर्फ और सिर्फ इस तरह से एक स्कार रह जाएगा, जिसको हमने क्या बोल दिया, हाइलम बोल दिया, क्या हीलम बोल दिया। क्लियर है, समझ में आया बेटा ये पॉइंट। तो क्या लिखा है कि फ्यूनिकुलर स्कार ऑन सीड कोट that marks the point of attachment of funicle to the body of mature seed. माइक्रोपाइल, माइक्रोपाइल क्या बोला था, जहां पे ओपनिंग है। तो माइक्रोपाइल क्या है, इट इज अ होल इन द सीड कवरिंग ऑफ द न्यूसेलस। न्यूसेलस क्या था, पूरा हमने उसकी बात की। थ्रू विच द पोलन ट्यूब यूजुअली एंटर ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन। अब जब भी पोलन ट्यूब एंटर करेगी फर्टिलाइजेशन के लिए, हमने बोला ना कि यहां पे क्या हो रहा है, जो मैच्योर अगर हम बात करें ओव्यूल, वो सीड बन रहा है। तो जब हम बात करेंगे एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब की फर्टिलाइजेशन के टाइम पे, तो किसके थ्रू एंटर करेगा, माइक्रोपाइल के थ्रू एंटर करेगा। ठीक है, उस होल के थ्रू एंटर करेगा। यानी कि इसके अलावा जो माइक्रोपाइल है दैट परमिट्स द एंट्री ऑफ वाटर नीडेड एट द टाइम ऑफ जर्मिनेशन, कि जब जर्मिनेशन होता है ना और सीड को मॉइस्चर कंटेंट चाहिए होता है जर्मिनेट करने के लिए, तो जो मॉइस्चर है या वो जो पानी एंटर करा, आप भिगो के रखते हो ना प्लांट इसको, सीड्स को जर्मिनेशन से पहले कि सॉफ्ट हो जाए उसका कवर, ताकि वो जर्मिनेट हो जाए। तो ये जो हमारे पास में जो मॉइस्चर भी है ना सीड्स का, उसके लिए अगर हम बात करें कहां से एंटर करता है, वो यहीं से एंटर करता है, माइक्रोपाइल से एंटर करता है। अगली बात करते हैं चलाजा। चलाजा क्या है, इट इज द अपोजिट एंड ऑफ माइक्रोपाइल, बियरिंग एम्ब्रियो सैक एंड सराउंडेड बाय द इंटॉग्यूमेंट। यही बोला कि इससे जो उल्टा एंड है, जो बंद वाला एंड है, वो क्या है, चलाजा है। और चलाजा के साथ में क्या है, एम्ब्रियो सैक, और उसके आसपास क्या है, बेसिकली इंटैग्यूमेंट्स हैं। नेक्स्ट इज रफे। रफे क्या है, रिच ऑन द सीड कोट फॉर्म्ड फ्रॉम द फ्यूनिकल्स। तो राफे क्या होते हैं कि जो फ्यूनिकल होते हैं वो एक रिज सा बना देते हैं, जिसको हम सीड पे क्या बोल देते हैं, राफे बोल देते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें, यहां तक समझ में आया, यहां तक हमने सीड के बारे में जो जो चीजें थी वो सारी कवर कर ली। अब मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूं। जैसे आप कई बार क्या करते हो, अभी मुझे एकदम से याद आया, चने को भिगोते हो, सब लोग खाते होंगे स्प्राउट्स वगैरह, चने को जब भिगोते हो, जो चने को भिगोने के बाद में देखना, जो उसका बाहर का लेयर है जो ब्राउन ब्राउन सा होता है, ब्लैक चने की बात कर रही हूं अभी, है ना, तो जो ग्राम होता है ना, जो चना होता है ब्लैक चना, जो बाहर ब्राउन सा लेयर है, जब आप भिगोते हो इजिली निकल जाता है, वो क्या होता है, उसका सीड कोट होता है। जब उस चने को बीच से आप तोड़ोगे ना, तो आप देखोगे ऊपर एक छोटा सा पार्ट होता है ना, ऐसे इस तरह से चना है, आपने इसको जब तोड़ दिया ये ऐसे अलग हो जाएगा, स्प्लिट हो जाएगा, लेकिन एक साइड में एक ऐसा जैसा पार्ट होता है, देखा है कभी, नोटिस किया है, वो एम्ब्रियो होता है। और ये जो दो है ये क्या है, उसके बेसिकली कॉटिलिडॉन है, राइट। ठीक है जी। नाउ अब हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूटर्स के बारे में। तो कंट्रीब्यूटर्स की बात करें, थोड़ा सा मैंने 2-3 एग्जांपल्स दे दिए फैक्ट्स के फॉर्म में, कि बीच में आपको एक ब्रेक भी मिल जाएगा, फैक्ट भी कवर हो जाएगा। पॉल नीरगार्ड की अगर हम बात करते हैं, तो पॉल नीरगार्ड को बोला जाता है फादर ऑफ सीड पैथोलॉजी। और क्या बोल रहे हैं, और जो नोबल, मैरी नोबल है, उन्होंने ये टर्म कॉइन की थी, सीड पैथोलॉजी। ठीक है, राइट। फादर ऑफ इंडियन सीड टेक्नोलॉजी इज बद्री नारायण बरवाल। फादर ऑफ इंडियन सीड टेक्नोलॉजी इज बद्री नारायण बरवाल, और उनको 1998 में 12th वर्ल्ड फूड प्राइज में मिला था। ठीक है, क्योंकि उन्होंने हाई यील्डिंग सीड वेराइटीज और अच्छी एग्रोनॉमिक ट्रेनिंग दी थी टू द फार्मर्स। ठीक है, तो ये जो है बद्री नारायण बरवाल, इनको फादर बोला जाता है इंडियन सीड टेक्नोलॉजी का, राइट। नाउ अब हम बात करेंगे कुछ बेसिक टर्म के बारे में, जिसके बारे में आप लोगों ने पहले भी सुना होगा, पढ़ा हुआ होगा। सबसे पहले है एंथेसिस। एंथेसिस क्या होता है बताओ, फटाफट से बताओ जल्दी।
तो पीरियड जिसमें फ्लावर पूरी तरह से ओपन होता है, फंक्शनल होता है, उसको बोला जाता है एंथेसिस। तो एंथेसिस क्या होता है? ऐसा पीरियड जिसमें फ्लावर फुली ओपन होता है एंड फंक्शनल होता है। ठीक है, एंथेसिस क्या होता है? ऐसा पीरियड जिसमें फ्लावर पूरी तरह से ओपन होता है एंड फंक्शनल होता है। क्लियर बेटा यहां तक? अब देखो यहां पे जैसे हम फ्लावर, जब हम सीड की बात कर रहे थे ना, देखो ये फ्लावर दिखाया है, यहाँ पे सीड्स बताए हैं, फिर बोला कि जो आपका फ्लावर में ओवरी वाला पोर्शन है वो क्या बन गया? फ्रूट बन गया। अंदर वाला पोर्शन क्या बन गया? सीड बन गया। नेक्स्ट टर्म, अब देखो जब भी, अभी हमने सारा कवर कर लिया ना, अब हम बेसिक जान रहे हैं कि डेवलपमेंट ऑफ सीड में क्या क्या होता है। ठीक है, अब जैसे पॉलिनेशन की बात करते हो ना, तो पॉलिनेशन का मतलब क्या होता है कि जो पॉलन ग्रेन है वो क्या कर रहा है? दूसरे फ्लावर तक ट्रांसफर हो रहा है, फीमेल पार्ट तक ट्रांसफर हो रहा है। अब पॉलिनेशन में कुछ एसेंशियल स्टेप्स होते हैं जो हमें पता होने चाहिए, कुछ डेफिनेशंस होती हैं। जैसे कि आप सबने सुना होगा इमेस्कुलेशन। बताओ भाई इमेस्कुलेशन क्या होता है? जल्दी से बताएंगे बिना टाइम वेस्ट किए। अब बताइए इमेस्कुलेशन क्या होता है, जल्दी से बताओ, फिर आगे डिस्कस करते हैं। जल्दी से बताओ इमेस्कुलेशन क्या होता है, फटाफट से। जल्दी से बताइए। ओके, एक बोल रहा है कि मैम राफे, ओम प्रकाश बोल रहे हैं। तो देखो जो राफे होते हैं ना, ये रिज होता है। रिज का मतलब है, ब्रिज का मतलब है कि जो फ्यूनिकल है और जो ओव्यूल है उसके बीच का जो पॉइंट ऑफ अटैचमेंट है ना, उसको हम राफे बोल देते हैं। तो ब्रिज है बेसिकली ये। ठीक है, पॉइंट ऑफ अटैचमेंट बिटवीन ओव्यूल एंड द फ्यूनिकल, उसको राफे बोला जाता है। ओके, ठीक है ओम प्रकाश जी, ठीक है। आंसर आ रहा है सबका कि इमेस्कुलेशन होता है रिमूवल ऑफ द एंथर। सही बात है, रिमूवल ऑफ एंथर को क्या बोल देते हैं? इमेस्कुलेशन बोल देते हैं। ट्रांसफर ऑफ पॉलन को क्या बोल देते हैं? पॉलिनेशन बोल देते हैं। अब हम बात करते हैं कि कहां पे कैसे पॉलिनेशन की जाती है। डायरेक्ट टेबल दे रही हूं अगेन इसका, क्योंकि मैंने आपको बोला मैक्सिमम चीजें हम फैक्ट्स में और टेबल में कवर करेंगे। तो देखो हैंड इमेस्कुलेशन की जाती है, जैसे कि कॉटन है, पल्सेस हैं। सक्शन मेथड जो छोटे छोटे फ्लावर्स हैं जैसे राइस है उनमें यूज किया जाता है। हॉट वाटर सॉर्गम एंड राइस में यूज किया जाता है। कोल्ड वाटर राइस में यूज किया जाता है। एल्कोहल ट्रीटमेंट लुसर्न में यूज किया जाता है। डोक मेथड कॉटन में यूज किया जाता है। रमैया मेथड भी राइस में यूज किया जाता है। कटक मेथड भी राइस में यूज किया जाता है। ये कुछ आपके मेथड्स के डायरेक्ट नाम है। किस क्रॉप में होता है, कैसे होता है, आपको पता होने चाहिए। तो इमेस्कुलेशन के जो जो स्टेप्स हैं, कैसे कैसे किए जाते हैं, ये सारे मेथड्स आपको क्रॉप वाइज यहां पे दे दिए गए हैं। ठीक है जी, ओके, हाँ ठीक है, राइट। नाउ अब हमने बोला पॉलिनेशन क्या है कि ट्रांसफर ऑफ द पॉलन ग्रेन कहां तक? फीमेल पार्ट तक। फीमेल के भी कौन से पार्ट पे बोल रहे हैं हम? स्टिग्मा में बोल रहे हैं। तो पॉलिनेशन में क्या होता है कि जो पॉलन ग्रेन है उसकी ट्रांसफर होती है कहां तक? स्टिग्मा तक होती है। वहां से पॉलन क्या करता है? जर्म ट्यूब बनाता है, फिर क्या करता है? स्टाइल के थ्रू ओवरी तक पहुंचता है, और ओवरी में जाके वो क्या करेगा? जो एग सेल्स वगैरह है वहां पे जाके फर्टिलाइजेशन करता है। अब हमारे पास एक सवाल है पॉलिनेशन से, क्या कि जब हम सेल्फ पॉलिनेशन की बात करते हैं तो क्या होता है, या एलोगेमी की बात करते हैं तो क्या होता है, गिटनोगेमी की बात करते हैं तो क्या होता है। कुछ टर्म्स है जो हमें क्लियर होनी चाहिए। सबसे पहले तो जब ऑटोगेमी की बात करते हैं, ऑटोगेमी का मतलब क्या होता है कि जो ट्रांसफर हो रहा है एंथर वो सेम फ्लावर में हो रहा है। क्रॉस पॉलिनेशन या एलोगेमी, एलो मीन्स डिफरेंट, तो जो पॉलन है वो एक प्लांट से फॉल करता है टू द अनदर प्लांट, दूसरे प्लांट के ऊपर जा रहा है। गिटनोगेमी का मतलब क्या होता है कि जो ट्रांसफर हो रहा है पॉलन ग्रेन का वो एक फ्लावर से हो रहा है दूसरे फ्लावर में, लेकिन प्लांट क्या है? सेम है।
ठीक है, तो अगर आप बोलोगे सेल्फ पॉलिनेशन का मतलब होता है कि सेम फ्लावर में हो रही है। क्रॉस पॉलिनेशन मतलब कि डिफरेंट फ्लावर में हो रही है, अलग प्लांट पे हो रही है। और अगर आप बात करोगे कि गिप्टोगेमी क्या है, तो एक ही प्लांट पे जब एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में हो रहा है तो हमने इसको क्या बोल दिया, बेसिकली गिप्टोगेमी बोल दिया। अब बात करते हैं कि कौन कौन से ऐसे मैकेनिज्म हैं जो प्रेफर करते हैं सेल्फ पॉलिनेशन, यानी कि कौन से ऐसे रीजंस हैं जिसकी वजह से प्लांट में सेल्फ पॉलिनेशन होती है। ठीक है, जो बोल रहे हैं मैम हर्मेफ्रोडाइट क्या है, हर्मेफ्रोडाइट बेटा एक फ्लावर में जब दोनों मेल और फीमेल पाए जाते हैं। परफेक्ट फ्लावर मेल फीमेल दोनों पाए जाएंगे, एक ही बात है। हर्मेफ्रोडाइट ले लो, परफेक्ट फ्लावर ले लो, एक ही बात है। ठीक है, चलो नेक्स्ट, क्लिस्टोगेमी। क्लिस्टोगेमी क्या है जिसकी वजह से पॉलिनेशन क्या होती है, सेल्फ पॉलिनेशन होती है। क्लिस्टोगेमी क्या होता है, जब भी हमारे पास में फ्लावर खुलेगा ही नहीं, व्हेन फ्लावर डू नॉट ओपन एट ऑल, तो उसको बोला जाता है क्लिस्टोगेमी, बंद ही रहेगा। जब फ्लावर सिर्फ और सिर्फ पॉलिनेशन के बाद खुलता है तो बोला जाता है चेस्मोगेमी। फॉर एग्जाम्पल ओट्स हो गया, राइस हो गया, मूंग हो गया। कई बार क्या होता है, जो स्टिग्मा होता है, स्टिग्मा के आसपास जो एंथर्स होते हैं वो बहुत ही क्लोजली प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि टोमेटो का एग्जाम्पल ले लो, ब्रिंजल का एग्जाम्पल ले लो। कई बार जो स्टेमन और स्टिग्मा होते हैं वो फ्लोरल ऑर्गन से हिडन होते हैं, जैसे कि लेग्यूम्स है, मूंग बीन है, पी है, उड़द बीन है, सोयाबीन है। और कई बार क्या होता है, ये जो एंथर एंड स्टिग्मा है ये एक ही टाइम पे क्या करते हैं, मैच्योर हो जाते हैं, जैसे कि सीरियल क्रॉप्स हैं। यानी कि जब हम बात करते हैं क्लिस्टोगेमी, चेस्मोगेमी की, तो वहां पे क्या हो रहा है, एक में क्या हो रहा है कि फ्लावर खुल ही नहीं रहा है, तो दूसरा पॉलन आएगा भी तो कहां पे जाएगा। एक में क्या हो रहा है, जब पॉलिनेशन हो गई, सब कुछ हो गया, उसके बाद में फ्लावर खुल रहा है, तो दूसरे पॉलन का तो मतलब ही नहीं बनता है। एक में क्या हुआ कि स्टिग्मा जो था उसके आसपास एंथर्स थे बहुत, तो वहां पे पॉलिनेशन हो गई, जैसे कि टोमेटो एंड ब्रिंजल है। कई बार क्या हुआ कि एक ही फ्लावर में स्टिग्मा भी था, एंथर भी थे, लेकिन जो स्टिग्मा है उसको बाकी पार्ट्स ने ढक लिया, तो उसकी वजह से। ठीक है, अगली बार हम बात करते हैं जैसे कि होमोगेमी है, जिसमें एक टाइम पे क्या करते हैं, ये मैच्योर होते हैं। ठीक है जी, यहां तक क्लियर हो गया। नाउ अब बात करते हैं कि मैकेनिज्म कौन कौन से हैं जिसकी वजह से सेल्फ पॉलिनेशन प्रमोट होता है। अब सबसे पहले तो देखो हमने क्या क्या पढ़ा, उसके बाद में हम डिस्कस करेंगे अब कौन कौन से ऐसे मैकेनिज्म हैं जिसकी वजह से सेल्फ पॉलिनेशन में प्रमोशन होती है। ठीक है, यानी कि जिसकी वजह से सेल्फ पॉलिनेशन होती है, राइट। ठीक है जी, यहां तक। राइट, इस टॉपिक को कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, अभी है टाइम, हो जाएगा आराम से कंप्लीट। सेल्फ पॉलिनेशन पढ़ ली, अब हम पढ़ेंगे बेटा क्रॉस पॉलिनेशन। ये क्रॉस पॉलिनेशन है, ठीक है, क्रॉस पॉलिनेशन है ये। ठीक है, पर परागण, ठीक है, क्रॉस पॉलिनेशन है ये। ओके, तो सेल्फ पॉलिनेशन हमने पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, सेल्फ पॉलिनेशन के सारे मैकेनिज्म हमने कवर कर लिए, अब हम कवर करेंगे क्रॉस पॉलिनेशन। तो कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिसकी वजह से क्रॉस पॉलिनेशन होता है। सबसे पहले तो डिक्लाइनी या यूनिसेक्सुअलिटी, यानी कि फ्लावर अगर सिर्फ और सिर्फ मेल है या फिर फ्लावर सिर्फ और सिर्फ फीमेल है तो क्या होगा, सेल्फ पॉलिनेशन तो हो ही नहीं सकती। दैट मीन्स क्या होगा, क्रॉस पॉलिनेशन होगी। तो सबसे पहला पार्ट इसके अंदर आता है मोनोशियस। सबसे पहला पार्ट इसके अंदर क्या होता है, मोनोशियस। मोनोशियस में क्या होता है कि जो स्टेमिनेट फ्लावर्स होते हैं या पिस्टिलेट फ्लावर्स होते हैं वो सेम प्लांट पे होते हैं या फिर सेम इन्फ्लोरेसेंस पे होते हैं, जैसे कि कैस्टर है, मैंगो है, बनाना है, कोकोनट है। ठीक है, या फिर क्या होते हैं, सेपरेट इन्फ्लोरेसेंस पे होते हैं, जैसे कि हमारे पास यहाँ पे मेज है। ठीक है,
दूसरी बात करते हैं, नेक्स्ट इज डायोशी। डायोशी में क्या होता है, जो मेल और फीमेल फ्लावर्स हैं वो डिफरेंट प्लांट्स पे अगर प्रेजेंट हैं, जैसे कि जो मेल और फीमेल फ्लावर है वो उसका अलग प्लांट है, जैसे यहां पे देखो जो मेल फ्लावर है उसका अलग प्लांट है और जो फीमेल फ्लावर है इसका अलग प्लांट है, तो भी क्या होगा, क्रॉस पॉलिनेशन हो जाएगा। जैसे कि हमारे पास में एग्जाम्पल्स हैं, पपाया, डेट पाम, पॉइंटेड गॉड, एग्जाम्पल्स लिख लेना साथ साथ में, ठीक है, राइट। ठीक है, नेक्स्ट इज डाइकोगैमी। डाइको का मतलब क्या होता है, अपार्ट, अलग रह रहे हैं। गैमी मींस कि हम मैरिज या फ्यूजन की बात कर रहे हैं। तो कई बार क्या होता है, जो स्टेमन एंड पिस्टिल्स होते हैं, फ्लावर एक ही है, हर्मेफ्रोडाइट फ्लावर है जिसमें क्या है, स्टेमन भी है और साथ में पिस्टिल भी हैं। तो कई बार क्या होता है, ये अलग अलग टाइम पे मैच्योर होते हैं जिसकी वजह से क्रॉस पॉलिनेशन होती है। आपने सुनी होंगी दो टर्म्स, प्रोटोएंड्री एंड प्रोटोगाइनी, सुनी है ये। तो प्रोटोएंड्री में और प्रोटोगाइनी में क्या होता है कि सबसे पहले अगर मेल मैच्योर हुआ तो प्रोटोएंड्री बोल देंगे, अगर फीमेल पहले मैच्योर हुई तो प्रोटोगाइनी बोल देंगे। फॉर एग्जाम्पल प्रोटोएंड्री में जैसे कि मेज है, सनफ्लावर है, कैरेट है, शुगर बीट है, और प्रोटोगाइनी में एग्जाम्पल बाजरा है, कैस्टर है, ओकरा है। तो अगर पहले एक मैच्योर हो गया ना, तो पॉलन ग्रेन अगर कहीं और से आएगा तो वो पहले रिसेप्टिव हो चुका है, तो वहां पे क्या होगा, पॉलिनेशन हो जाएगी, चाहे मेल पार्ट पहले मैच्योर हो रहा है चाहे फीमेल पार्ट पहले मैच्योर हो रहा है। तो इसकी वजह से भी क्या होता है, क्रॉस पॉलिनेशन होता है, ठीक है, राइट। तो यहां पे भी लिख लेना ऊपर, है ना, क्रॉस पॉलिनेशन है ये वाला, ठीक है, क्रॉस कर लेना इसको, दिस वन इज क्रॉस पॉलिनेशन, पर परागण, ठीक है। ठीक है, लिख लो एग्जाम्पल्स, लिख लो जल्दी से। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी की। सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी क्या होता है कि हमारे पास में जो पॉलन ग्रेन है, पॉलन ग्रेन कैसा है, फंक्शनल पॉलन ग्रेन है, लेकिन फिर भी उसके और जो फीमेल पार्ट है उसके बीच में कंपैटिबिलिटी ही नहीं है, उसको बोला जाता है सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी। जैसे कि जो पॉलन ग्रेन होगा वो सेम प्लांट के फ्लावर को फर्टिलाइज नहीं कर पाएगा। फॉर एग्जाम्पल ब्रासिका, रेडिश, निकोशियाना एक्सेट्रा। एक और आपने सुना होगा मेल स्टर्लिटी। अब मुझे बताओ कि सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी और मेल स्टर्लिटी में क्या डिफरेंस है। तो मेल स्टर्लिटी में क्या होता है ना, और सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी में क्या होता है। सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी में जो पॉलन ग्रेन होता है वो फंक्शनल होता है। फंक्शनल होता है, हो सकता है किसी और प्लांट के साथ में कंपैटिबल हो, लेकिन अपने जो फ्लावर है उसके साथ कंपैटिबल नहीं होता है। जबकि मेल स्टर्लिटी में जो पॉलन होता है वो कैसा होता है, फर्टाइल नहीं होता, स्टेराइल होता है, वो पॉलिनेशन, वो बेसिकली फर्टिलाइजेशन कर ही नहीं सकता। तो सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी का मेजर पॉइंट क्या है कि इसमें जो हमारे पास में मेल होता है, मेल बेसिकली कैसा होता है बेटा, मेल कैसा होता है, फंक्शनल होता है। जबकि अगर हम बात करते हैं मेल स्टर्लिटी की, तो जो मेल होता है, जो पॉलन ग्रेन होता है वो कैसा होता है, नॉन फंक्शनल होता है। तो इसमें जो पॉलन होता है वो कैसा होता है, नॉन फंक्शनल, लिख रही हूं यहां पे, इसमें जो पॉलन होता है वो कैसा होता है, नॉन फंक्शनल, और इसमें जो पॉलन होता है वो कैसा होता है बेटा, फंक्शनल होता है। ठीक है, डिफरेंस पता चल गया, चलो यहां तक पता चल गया सबको। यहां पे हम किसकी बात कर रहे हैं, पॉलन की बात कर रहे हैं, ठीक है। ओम प्रकाश पूछ रहे हैं, हम यहां पे बेटा पॉलन की बात कर रहे हैं मेल स्टर्लिटी में। नेक्स्ट इज हर्कोगैमी। अब हर्कोगैमी का मतलब क्या होता है कि किसी तरह का कोई फिजिकल बैरियर है, जस्ट अ मिनट, ये पता नहीं कैसे रह गया, किसी तरह का कोई फिजिकल बैरियर है तो उसको बोल दिया जाता है हर्कोगैमी। किसी तरह का कोई फिजिकल बैरियर है तो उसको बोल दिया जाता है हर्कोगैमी, ठीक है।
अब हर्कोगेमी में हिंड्रेंस की बात करते हैं, हर्कोगेमी में हिंड्रेंस की बात करते हैं। जैसे कि सेल्फ पॉलिनेशन में हिंड्रेंस हो रही है, कैसे हो रही है? क्योंकि कोई फिजिकल बैरियर है, जैसे कि प्रेजेंस ऑफ अ मेम्ब्रेन। अगर एंथर के अराउंड कोई मेम्ब्रेन प्रेजेंट है तो उसको हम क्या बोल देंगे? हर्कोगेमी बोल देंगे। तो इसकी वजह से जो पॉलिनेशन है वो सेल्फ पॉलिनेशन नहीं हो पाएगी। जैसे कि एग्जाम्पल है अल्फा अल्फा, एग्जाम्पल हमारे पास में क्या है? अल्फा अल्फा। नेक्स्ट बात करते हैं हेट्रोस्टाइली की। हेट्रोस्टाइली में क्या होता है ना, साइज मैच नहीं करता। जो हमारे पास में स्टाइल है और फिलामेंट ऑफ फ्लावर है। अब फ्लावर में आपको पता है फिलामेंट्स होंगे मेल जो हम पार्ट की बात करें, और स्टिग्मा स्टाइल की बात करें फीमेल की। इन दोनों का साइज ही बराबर नहीं होगा, लेंथ डिफरेंट होगी, जिसकी वजह से क्रॉस पॉलिनेशन होगी। जैसे कि एग्जाम्पल है लिंसिड, फॉर एग्जाम्पल लिंसिड। यहां तक क्लियर हो गया? तो यहां पे हमने क्या क्या बात की, एक बार दोबारा बताती हूं। एक हमने बोला कि सेल्फ पॉलिनेशन कैसे होती है, या तो फ्लावर खुलेगा ही नहीं, या तो पॉलिनेशन के बाद में फ्लावर खुलेगा, या तो स्टिग्मा जो एंथर के आसपास रहेगा, या तो क्या होगा कहीं पे कोई स्टेमन्स आसपास रहेंगे, या तो क्या होगा कि ये एक टाइम पे मैच्योर हो जाएंगे। क्रॉस पॉलिनेशन की बात करें तो फ्लावर्स कैसे होंगे? या तो एक जो आपका प्लांट है उसमें जो फ्लावर्स होंगे या तो मेल होंगे या तो फीमेल होंगे, या तो क्या होगा कि एक ही इन्फ्लोरेसेंस पे होंगे, या तो वो कहां पे होंगे आपके डिफरेंट इन्फ्लोरेसेंस पे हो सकते हैं। देन हमने बात की डायोसिस की, डायोसिस में दोनों ही डिफरेंट प्लांट पे होते हैं। देन हमने बात की डाइकोगेमी की, डाइकोगेमी में हमने बोला कि डिफरेंट टाइम पे मैच्योर हो रहे हैं, जैसे कि प्रोटोएंड्री कंडीशन है, प्रोटोगाइनी कंडीशन है। देन हमने बात की सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी की और मेल स्टेरिलिटी की, और फिर हमने बात की हर्कोगेमी की। तो ये हमने क्रॉस पॉलिनेशन में जितनी भी चीजें थी उसके बारे में डिस्कस किया। नाउ डेफिनेशन पे आते हैं कि एपोमिक्सिस क्या होता है। तो एपोमिक्सिस क्या होता है? डेवलपमेंट ऑफ अ सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन, सीड का बनना बिना फर्टिलाइजेशन के, इसको बोला जाता है एपोमिक्सिस। अब इसके जो टाइप्स हैं आज तो हम डिस्कस नहीं करेंगे, बाद में डिस्कस करेंगे, क्योंकि हमें अभी कुछ क्वेश्चंस को भी डिस्कस करना है। तो इसको मैं आपको करवाऊंगी नेक्स्ट क्लास में, अभी तो नहीं करवाऊंगी। चलो अब कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं। चलो ठीक है, अब कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है जी, चलो देखो क्या लिखा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट सीड, सीड के बारे में क्या सच है? ऑप्शंस हैं मैच्योर ओव्यूल है, अ लिविंग ऑर्गेनिज्म एम्बेडेड इन द सपोर्टिंग और फूड स्टोरेज टिश्यू, रिप्रोडक्टिव यूनिट formed from the fertilized ovule consisting of embryo or reserved food, या फिर all of these। फटाफट बताएंगे कि क्या क्या है। चलो बताओ आंसर क्या होगा। जल्दी से बताइए। हाँ जी कर रहे हैं आंसर बेटा, फटाफट से बताओ क्या आंसर होगा। देख लो सारे ऑप्शंस क्या क्या हैं। ठीक है, सो करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पे? ऑप्शन कर दिया सबने आंसर। ओहो, करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन डी। हाँ जी ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं। नेक्स्ट इज सीड शुड बी, सीड कैसा होना चाहिए? देखो क्वेश्चन क्या लिखा है और आंसर करो। सीड कैसा होना चाहिए? ऑप्शंस हैं वेल राइपन्ड, फ्री फ्रॉम पेस्ट एंड डिसीजेस, हाई जेनेटिक प्योरिटी, या ऑल ऑफ दिस। बताइए क्या आंसर होगा। सीड कैसा होना चाहिए? सो करेक्ट आंसर क्या होगा यहां पे? फटाफट से आंसर करो बेटा जल्दी से। करेक्ट आंसर क्या होगा?
हाँ जी, सो करेक्ट आंसर हमारे पास में है इसमें ऑप्शन, सबको पता है, ये हमने सारी चीजें पढ़ी, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। कर दो पोल स्टॉप, ठीक है, डी इज द राइट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, rudimentary root of the plant compressed in the embryo, rudimentary root of the plant which is compressed in the embryo, options है scutellum, radicle, coleotilia, ons। बताइए फटाफट से, रूट ऑफ द प्लांट बोला है ना, rudimentary root of the plant compressed in the embryo, क्या बोलेंगे, scutellum, radicle, coleotilia, ons। फटाफट से बताइए क्या होगा बेटा आंसर। देखते हैं कितने बच्चों के आंसर सही हैं, है ना। चलिए, सो करेक्ट आंसर बेटा क्या होगा यहाँ पे, क्या आंसर किया आपने, रेडिकल। ऑब्वियस है, रूट की बात करें यहाँ पे रेडिकल की ही बात करेंगे। चलिए नेक्स्ट, अगला है द फर्स्ट टर्मिनल बर्ड compressed in the embryo that give rise to the first vegetative shoot of the plant। बताइए स्कूटेलम, रेडिकल, कोलियोटाइल या फिर प्लूम्यूल, बताओ जल्दी से। एक तो मुझे समझ नहीं आता आप ऐसे हंसने वाली रिएक्शन क्यों देते रहते हो बेटा, क्या हो जाता है क्लास में, है मुझे भी बता दिया करो थोड़ा सा, है ना, मैं भी बोलती रहती हूँ, थोड़ा मेरा भी एक ब्रेक मिल जाएगा, मुझे भी हंसी आ जाएगी आपकी बातों पे, बताते ही नहीं हो, है ना, खुद ही हंसने वाली रिएक्शंस देते रहते हो, है क्या होता रहता है। ऑनलाइन में भी मुझे समझ नहीं आता, ऑनलाइन में भी आपको क्या ऐसा मिल जाता है, ना किसी से बात कर रहे हो ना कुछ, फिर भी रिएक्शंस, इसलिए हंस रहे हो कि आंसर गलत हो गया। सो करेक्ट आंसर क्या होगा, चलिए बताइए फटाफट से। फर्स्ट टर्मिनल बड ऑफ द प्लांट कंप्रेस्ड इन द एम्ब्रियो दैट गिव राइज टू द फर्स्ट वेजिटेटिव शूट ऑफ द प्लांट। हाँ जी, कर दो पोल स्टॉप बेटा, कर दिया सबने आंसर, पोल नहीं आ रहा है बेटा, आना तो चाहिए। चलो करेक्ट आंसर क्या है यहाँ पे, प्लूम्यूल की बात कर रहे हैं, यानी कि डी ऑप्शन प्लूम्यूल। अच्छा पोल ही नहीं आया आपको, ऐसे कैसे, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। नाउ अब हम बात करेंगे स्कार प्रेजेंट ऑन द लेटरल साइड ऑफ द सीड। सीड की लेटरल साइड पे जो स्कार प्रेजेंट होता है उसको क्या बोलते हैं। ऑप्शन है ऑन्स, हेयर, हाइलम या फिर कोलियोटाइल। बताइए क्या बोलेंगे, बताओ बताओ क्या बोलेंगे, फटाफट बताना है ना, फिर मैंने आपको होमवर्क भी दिया, उस बारे में भी थोड़ी सी चर्चा कर लेंगे। स्कार प्रेजेंट ऑन द लेटरल साइड ऑफ द सीड, क्या बोलेंगे, ऑन्स, हेयर, हिलम या कोलियोटाइल। फटाफट से बताएंगे बेटा क्या आंसर होगा। चलिए सो करेक्ट आंसर जल्दी से दे दो, मैं पोल स्टॉप कर रही हूं, जल्दी से दे दो आंसर। कर दिया आंसर सबने। चलिए सो करेक्ट आंसर हमारा यहाँ पे क्या होने वाला है, सबको पता है कि हाइलम है, ऑप्शन सी है, पोल मना करे बंद नहीं होना। चलो ठीक है, हाइलम है। चलिए ठीक है जी, तो आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने बहुत कुछ पढ़ा फ्लोरल बायोलॉजी के बारे में बात की, सीड के बारे में बात की, अपेंडेजेस के बारे में बात की हमने, देन हमने पॉलिनेशन के बारे में बात की, ओव्यूल के बारे में बात की, एंथेसिस के बारे में बात की, मैकेनिज्म्स के बारे में बात की है, सो ऑन। ठीक है जी, होमवर्क मैंने आपको बता दिया है, सब कुछ रिवाइज करना है। डिफरेंस बिटवीन मोनोकॉट एंड डाइकॉट सीड, ठीक है, एग्जाम्पल ऑफ मोनोकॉट एंड डाइकॉट सीड, एग्जाम्पल्स ऐड करने हैं जहां जहां पे मैंने बोले हैं, फॉर एग्जाम्पल इन अपेंडेजेस। ठीक है, ये आपका होमवर्क रहेगा एंड दैट्स इट। तो
तो इजी लगा मुझे बताओ। फर्स्ट लेक्चर था, बहुत इजी लेक्चर था। ऐसा ही पूरा सिलेबस है, सिंपल सी चीजें पढ़ेंगे, कैसे जर्मिनेट करता है, क्या डोरमेंसी होती है, कैसे हटाते हैं, कौन सा टेस्ट किसके लिए किया जाता है, कितना फिजिकल प्योरिटी किसमें है, कितना जेनेटिक प्योरिटी किसमें है। अच्छा सिमू उड़े मैम एक दिन में इतना पढ़ाए, मेरा छोटा सा सब्जेक्ट है, छोटे छोटे इसमें सारे टॉपिक्स हैं। क्योंकि आप टॉपिक्स का नंबर ज्यादा देख रहे हो ना, तो आपको लग रहा है कि इतना ज्यादा है, पर आप एक्चुअल में देखोगे छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, तो वो तो बेटा कवर करने पड़ेंगे ना। ठीक है, 2 घंटे की क्लास है। हाँ मजा आ गया क्योंकि सब कुछ पढ़ा पड़ा था, है ना। 2 घंटे की क्लास है ना बेटा, और 2 घंटे की क्लास में मैं नहीं चाहती कि मैं आधा घंटा आपसे गप्पे मारती रहूं और आपको कंटेंट ही ना दूं। आप एक्चुअल में कंटेंट के लिए आए ना, मतलब एक्चुअल में अच्छे रिसोर्सेज के लिए आए, तो आई वांट कि मैं अपनी तरफ से जितना मैक्सिमम बेस्ट आपको दे सकती हूँ उतने मैक्सिमम चीजें दूं, इजी वे में दूं, ताकि आपके टॉपिक ऐसे खत्म हो जाए और पता भी ना चले। इसलिए मैंने शुरू में सब कुछ बता दिया कि देखो ये सब्जेक्ट है, ये सब आता है, इस चीज को रट लो, जैसे मर्जी याद कर लो, यहीं से पेपर आता है, यहीं से क्वेश्चन आता है इस सेक्शन से, मतलब जो अभी हम पढ़ेंगे 3-4 दिन में वहीं से क्वेश्चंस आते हैं मैक्सिमम। ठीक है जी, हो गया। बाकी कुछ असाइनमेंट भी दूंगी आपको 1-2, और जो असाइनमेंट इससे बोल रही हूँ ना रिलेटेड, वो करते रहना। जैसे मैं बोलती हूँ असाइनमेंट वो नहीं है कॉलेज टाइम की कि कुछ भी लिख दिया मार्क्स के लिए, वो असाइनमेंट है जिसमें हम क्या करते हैं, जो भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से है उसको हम वो कर सकते हैं। अच्छा लीडर बोर्ड, हाँ जी कोई बात नहीं बेटा, गेट वेल सून बोल रहे हैं, काढ़ा पी लीजिए। नहीं काढ़े की बात नहीं है, एक्चुअली क्या होता है क्योंकि पूरा दिन में कुछ ना कुछ क्लासेस रहती है ना, तो थोड़ा सा शाम तक आता है गला थोड़ा सा बैठ जाता है। इसलिए आपने देखा होगा जब मैं आपकी क्लास में लेती हूँ तो साथ में चाय वगैरह पीती रहती हूँ साथ में, क्योंकि थोड़ा सा गले को रिलैक्सिंग हो जाता है। ठीक है, और कुछ नहीं है, बाकी ऐसा कुछ नहीं है, मुझे चाय पीनी होती है क्लास में, लेकिन जस्ट मेरा गला थोड़ा सा दर्द कर रहा है, इसलिए मुझे साथ में कुछ काढ़ा वगैरह लेना पड़ता है। चलिए ओके, सो यहाँ पे लीडर बोर्ड की बात कर लेते हैं। कहाँ है लीडर बोर्ड भाई, चलो दिखा देते हैं। ओके श्रद्धा 4 में से 4 सही है। देन अपूर्वा, आशीष, ठीक है, ओम प्रकाश, त्याग, सौम्या, सबके सही है ऑलमोस्ट। बस एक एक क्वेश्चन किसी का गड़बड़ हो गया है और एक टाइम का थोड़ा सा डिफरेंस हो गया। ठीक है, बाकी सबके सही है। ठीक है, बढ़िया कर रहे हो आप लोग, बढ़िया तो पढ़ रहे हो, सारे टॉपिक्स के तो आपको थोड़ी बहुत क्लियर है। बाकी घर जाके एग्जाम्पल्स लर्न कर लेना। चलो अब आप लोग भी जाइए, है ना, थोड़ा खाना खुना खाइए बढ़िया तरीके से, और फिर जितना पढ़ा है सारा पढ़ डालो। ठीक है, सब कुछ A to Z। अब कल मैं आपको पहले एडवांस में बता रही हूं, ज्यादा चीजें कवर करवाऊंगी ताकि सैटरडे संडे आप लोग सारा रिवीजन कर पाओ जितनी भी चीजें हैं। ठीक है, इसीलिए कल मैं आपको पहले बता रही हूँ एडवांस में कि मेंटली प्रिपेयर होके रहना। ज्यादा नहीं करवाऊंगी, मतलब टॉपिक ज्यादा करवाऊंगी, कंटेंट में फैक्ट्स दूंगी, मैक्सिमम टेबल्स दूंगी, ताकि आपको चीजें यूं याद हो जाएं। ठीक है, तो डरने की जरूरत नहीं है, बहुत सिंपल रहेगा कल भी। ओके देन बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं अब कल की क्लास में। आई होप आपको सब चीजें क्लियर हैं, समझ में आ गया सबको। चलिए बताइए फटाफट से, क्लियर है बेटा? बोलो बोलो, क्लियर है? ठीक है, फिर अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ठीक है, डन। चलिए ठीक है, अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक